हेलो एवरीवन। सो बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे SA 230। SA 230 इज फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सिलेबस का सबसे इजी स्टैंडर्ड कौन सा है, सबसे इजी स्टैंडर्ड, तो आंसर सिंपल है, इट इज SA 230 जो डील करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। सर, आप तो सभी स्टैंडर्ड को इजी कहते हो, कौन से स्टैंडर्ड को आपने कहा है कि ये टफ है या इसमें आपको मजा नहीं आएगा? बट रियली बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, ये ऐसे वास्तव में बहुत सिंपल है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो SA 200 सीरीज के अंदर आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं 200 टू 299, वो किस में डील करते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। और इससे जनरल बात क्या होगी कि आप ऑडिट में जो भी प्लान करते हो, आप ऑडिट में जो भी परफॉर्म करते हो, चाहे आपने RAP परफॉर्म किए हो या आपने FAP परफॉर्म किए हो, FAP में भी आपने TOC परफॉर्म किया होगा, SAP परफॉर्म किया होगा, ये सारे टर्म समझ में आए होंगे ना आपको। RAP जब मैं बोल रहा हूं तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जब मैं बात करता हूं FAP तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, TOC की बात करी है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर SAP की बात करता हूं तो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, उसमें चाहे आप सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करिए या आप टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करिए, आप जो भी परफॉर्म करते हो, तो आप जो भी प्लान करते हो, आप जो भी परफॉर्म करते हो, उसके बेस पर जो आपके पास एविडेंस आते हैं, उनके बेस पर जो आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो, इन सारी बातों को अल्टीमेटली आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कह सकता हूं कि आपके ऑडिट का एक जनरल प्रिंसिपल है। जैसे अकाउंटिंग करने के आपके प्रिंसिपल होते हैं ना कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी चाहिए, एग्जैक्टली आपके ऑडिट करने के भी प्रिंसिपल होते हैं। तो बताइए, क्या डॉक्यूमेंटेशन एक बेसिक सा प्रिंसिपल होगा? नहीं होगा। तो इससे बेसिक प्रिंसिपल क्या हो सकता है, जो ये कहता है कि भाई आप जो भी कुछ करते हो ऑडिट के अंदर, चाहे आपने प्लान किया, चाहे आपने परफॉर्म किया, चाहे आपके पास एविडेंस आए, उन एविडेंस के बेस पर आपने जो भी कंक्लूजन किया है ऑडिट में, जिस जिस मैटर पे आपने मैनेजमेंट के साथ, दोस्त चार विद गवर्नेंस के साथ आपने डिस्कशन किया है, आपने ऑडिट में जो भी जजमेंट्स लिए हैं, जो भी ओपिनियन को आपने फॉर्म किया है, इन सारी बातों का आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन को लेके कुछ स्टैंडर्ड जो आपके लिए सेट किए गए हैं, उन स्टैंडर्ड को हम कवर करेंगे SA 230 के अंदर। तो टाइटल से ही बच्चे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको यहां पर स्कोप का तो आइडिया हो गया होगा। हर एक SA के अंदर जो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्या समझते हैं कि इस SA का स्कोप क्या है, देन एज ऑडिटर यहां पर आपकी क्या जिम्मेदारियां सेट की गई हैं। क्या टाइटल पढ़ के स्कोप का आइडिया हो गया? नहीं हो गया कि ये SA किस मैटर पर आपकी जिम्मेदारियां फिक्स करेगा, ये SA किस मैटर पर आपकी जिम्मेदारी फिक्स करेगा? टाइटल से सर हमें बिल्कुल क्लियर है, ये डील करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अच्छा, एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, जरा सोच समझ के आप रिप्लाई करना, क्या केवल SA 230 से ही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आएगी? हमने जो प्लान किया था SA 300 के अंदर, हम जो परफॉर्म कर रहे थे 315 या 330 के अंदर, क्या ये भी स्टैंडर्ड हमें डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या करना होगा, क्या उन वाली बातों को भी कंफर्म करते या नहीं करते? एक तो 230 स्पेसिफिकली डील कर रहा है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, कि डॉक्यूमेंटेशन को लेके कोई और भी बातें किसी और SA की रिक्वायरमेंट आ सकती है? नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। तो क्या केवल आपको SA 230 बताएगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट करना है? मैंने आपके साथ SA 300 डिस्कस किया था, जहां पर आपने पहले ऑडिट की स्ट्रेटजी को एस्टेब्लिश किया था और उस स्ट्रेटजी के बेस पर आपने अपना ओवरऑल ऑडिट का प्लान डेवलप किया था। तो बताइए कि क्या आपने प्लानिंग की बातें SA 300 में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, क्या SA 300 में ये वाली बातें बताई गई थी या नहीं बताई गई थी? बिल्कुल आपको बताई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, किस हद तक करना है, किस तरह से करना है, ये सारी बातें 230 एड्रेस करेगा। 230 नो डाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को लेके स्टैंडर्ड है, लेकिन स्टैंडर्ड की बातें और भी स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंटेशन की बातें और भी स्टैंडर्ड के अंदर हमने पढ़ी हैं। जबकि कोई भी SA का बिल्कुल एंडिंग फेज आता है ना कि हाँ ये ऐसे खत्म हो रहा है, तो SA बताता है कि यहां पे आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो 230 के आने की वजह से किसी और SA में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है वो खत्म नहीं हो जाती। और फर्दर ये भी हो सकता है कि 230 में कुछ ना बताया गया हो, बट कोई लॉ कहता है आपसे कि इन इन चीजों को आपको डॉक्यूमेंट करना होगा, तो क्या आपको लीगल रिक्वायरमेंट की भी कंप्लेंट्स करनी होंगी या नहीं करनी होंगी? बिल्कुल करनी होगी। ऐसी सिमिलर बातें आप रिकॉल कर सकते हो 260 के टाइम पे भी की थी मैंने आपसे, कि 260 में आपको बताया जाता है कौन कौन से मैटर्स आपको दोस्त शेयर विद गवर्नेंस को कह सकते हो कम्युनिकेट करने हैं। बट कोई मैटर 260 में लिखा हुआ नहीं था, बट किसी और SA में लिखा हुआ था, तो आपको कम्युनिकेट करना था।
कि किसी और एसए में भी नहीं लिखा हुआ था बट लीगल रिक्वायरमेंट थी तो भी आपको कम्युनिकेट करना था। ऐसी डॉक्यूमेंटेशन को लेके जनरल बातें आपको कुछ इस एसए में देखने को मिलेंगी 230 के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और एसए में अगर डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं तो उसको आप इग्नोर मारेंगे, नहीं, मुझे और एसए की भी रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस को एंश्योर करना होगा। इवन कि अगर कोई लॉ कहता है कि इस मैटर पे आपको ये चीजें डॉक्यूमेंट करनी है तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस को भी एंश्योर करना होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं अल्टीमेटली कि यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एसए आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने के लिए क्यों कहता है, पर्पस क्या होगा, ये बताइए कि आपने जो ओपिनियन दी है वो जिस कंक्लूजन के बेस पर दी है, क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेरे कंक्लूजन का एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर किसी को यह देखना हो कि क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मैंने ये ओपिनियन को क्यों एक्सप्रेस किया हुआ है, एक तरफ तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक तरफ है मेरी रिपोर्ट, तो किसी को अगर यह देखना है कि मैंने इन स्टेटमेंट के ऊपर ये ओपिनियन को क्यों दिया है तो सिंपली वो गो थ्रू कर सकता है किससे, मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से। अगर रिकॉल कर सकते हो तो एसए 220 के अंदर एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा था, जिसे कौन कंडक्ट कर रहा था, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये देख रहा था कि एंगेजमेंट टीम ने ऑडिट करते हुए जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हुए थे, जो जजमेंट्स लिए हुए थे, एप्रोप्रिएट है या नहीं है, प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो वो अल्टीमेटली क्या देख रहा था, आपके डॉक्यूमेंटेशन। सोचिए कि अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं है, अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो इस तरीके का कोई रिव्यू या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पॉसिबल था क्या, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो कहने कहीं मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे कंक्लूजन की, ये कंक्लूजन क्यों निकल के आया, वो कहीं ना कहीं एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट बेसिस बन जाता है इन चीजों का। तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है जिसके बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं और अल्टीमेटली उन्हीं कंक्लूजन के बेस पर हमारी ओपिनियन जाती है। तो इस पर्पस के लिए डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कल को कोई मेरे ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस ना लगा दे कि आपने ऑडिट को एज पर स्टैंडर्ड परफॉर्म नहीं किया हुआ, ऑडिट को आपने एज पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं किया हुआ। अब सपोज कि आप ऑडिटर हैं, आप किसी क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने के लिए जाते हैं, ठीक है, और वहां पे आपने एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्रेस कर दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बट आफ्टर एक्सप्रेसिंग अनमॉडिफाइड ओपिनियन कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट क्लाइंट के एंड पर डिटेक्ट हो जाती है। तो जब आपने एक मैटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए और बेसिकली आपने क्लीन रिपोर्ट वहां पे करी और आपकी ओर से क्लीन रिपोर्ट मिल जाने के बाद क्लाइंट को कुछ गलतियां मिल जाती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, तो क्लाइंट अब आपके ऊपर चढ़ के आ सकता है ये कहते हुए कि ऑडिटर आपने काम यहां पर ठीक तरीके से नहीं किया, आपने काम यहां पर गलत तरीके से किया, जबकि मुझे पता है कि मैंने अपना काम यहां पर ठीक तरीके से किया हुआ था। ये तो हमारी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं जिनकी वजह से हमारी ओर से कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होने से रह सकती है। बट अल्टीमेटली आपको प्रूफ तो करना होगा ना कि आपने अपना जो काम किया हुआ है एज पर दी एप्लीकेबल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड किया हुआ है, एज पर दी एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किया हुआ है। तो इन चीजों को आप प्रूफ कैसे कर पाएंगे, मैं अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के जरिए ही इस वाली बात को प्रूफ कर पाऊंगा। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाए, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चे, क्या बात निकल के आ रही है, आपने क्लीन रिपोर्ट दी और क्लीन रिपोर्ट देने के बाद क्लाइंट को कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो कि आपने रिपोर्ट नहीं की थी। अब क्लाइंट आपके ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लेके आ रहा है ये कहते हुए कि आपने अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो अब ये बताइए, आपको अपने आप को डिफेंड करना होगा नहीं करना होगा, बिल्कुल करना होगा। अब आपने काम किया तो एज पर स्टैंडर्ड है, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ तो कहने की बेटा आपके ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस सक्सेसफुल हो जाएगा, बिकॉज आप अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो कल को मेरे ऊपर कोई चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस आता है तो अपने आप को सही साबित करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का होना जरूरी है। तो एसए 230 आपके यहां पर दो ऑब्जेक्टिव सेट करता है, एसए 230 यहां पर आपके दो ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि डॉक्यूमेंटेशन का होना क्यों जरूरी है, कि ऑडिटर आपको क्यों ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना होगा। तो वो दो ऑब्जेक्टिव क्या क्या सेट किए गए, एक तो कहीं ना कहीं ये आपका जो कंक्लूजन है, आपकी रिपोर्ट है, उसका एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है किसका, आपकी रिपोर्ट के बेसिस का। एंड सेकंड वन इज कि कल को अगर मेरे ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस आता है तो मैं अपने आप को सही साबित कर पाऊंगा कि मैंने अपनी ऑडिट को
एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड एज पर द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है। अब इस एसए में और भी कुछ बातें एड्रेस की गई हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, बट पहले एक बार जरा एसए में एसए का स्कोप क्या है, एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया गया है, ये दो बातें एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लगेंगे, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इसमें कोई घुमाने वाला नहीं पॉसिबल होगा। और क्वेश्चन की जो रेंज होगी वो एमसीक्यू, करेक्ट और इनकरेक्ट, या फिर अल्टीमेटली आपका एक 4 से 5 नंबर का डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पॉसिबल होगा। एसए बहुत सिंपल है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, एसए बहुत सिंपल है। स्कोप ऑफ दिस एसए, स्कोप ऑफ दिस एसए डील्स विद ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी to prepare audit documentation for an audit of financial statement। कि जब आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के लिए जा रहे हो तो ये एसए आपकी जिम्मेदारी सेट कर रहा है कि आपको प्रिपेयर करने होंगे ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अदर एसएस डू नॉट लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एसए। मतलब कि किसी और एसए में भी अगर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है तो आपको वो रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हुए उन रिक्वायरमेंट को भी आपको पूरा करना होगा। अब आप सोचो कि सर मैंने उस एसए में डॉक्यूमेंट तो कर लिया, तो फिर क्या मुझे 230 को देखने की रिक्वायरमेंट है? तो ठीक है भाई, अगर आपने किसी और एसए में डॉक्यूमेंटेशन करने की रिक्वायरमेंट आ रही थी और आपने उस एसए की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया, तो उस एसए की रिक्वायरमेंट के पूरा हो जाने से इस एसए की एप्लीकेशन के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं आएगी। ये एसए अभी भी एप्लीकेबल रहेगा, ये एसए अभी भी एप्लीकेबल रहेगा। लॉ और रेगुलेशन में स्टैब्लिश एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, और लॉ और रेगुलेशन में भी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आ सकती है कि ऑडिटर अगर ऑडिट करते हुए ऐसे कुछ मैटर्स आपके सामने आते हैं तो आपको इन इन चीजों को डॉक्यूमेंट करना होगा। स्कोप को सर लर्न करने की रिक्वायरमेंट है, वो तो बेटा मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा कि स्कोप को आपको याद करना है, बट कोई भी एसए आपको समझ में अच्छा तभी आएगा जब आपको उसके स्कोप के ऊपर और उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर अच्छा आइडिया हो जाएगा। नाउ सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ये एसए एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या सेट करता है? तो दो ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे कि आपके दो ऑब्जेक्टिव यहां पर सेट किए गए हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड, कि आपको डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना है, और ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं क्या? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड हैं जिनके बेसिस पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि सपोज एक तरफ तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक तरफ है ये ऑडिट रिपोर्ट, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ये रिपोर्ट क्यों आई है, किसी को अगर ये देखना हो तो वो सिंपली मेरे डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू कर ले। यानी अगर मैं ये कहूं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ लिंक, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ लिंक बिटवीन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड ऑडिटर्स ओपिनियन, कि क्लाइंट के ये रिकॉर्ड के ऊपर मेरी ये ओपिनियन क्यों आई है, अगर ये देखना हो तो सिंपली कोई भी मेरे डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू कर ले, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। और सेकंड कि कल को अगर आपके ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लग जाते हैं तो इससे बढ़िया एविडेंस क्या होगा प्रूफ करने के लिए कि मैंने अपने काम को एज पर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया है एंड एज पर द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किया हुआ है। तो एविडेंस that audit was planned and performed in accordance with the standards and the applicable legal and regulatory requirement। सर ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस हैं क्या? एमसीक्यू पर्पस के लिए मैं कह सकता हूं क्वेश्चन कोई बन सकता है, ओनली फॉर एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। नाउ अब कुछ मीनिंग बताएं यहां पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो एसए 230 ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक मीनिंग बताया। मीनिंग एक बार आप सेल्फ रीड भी करेंगे ना, इमीडिएटली आप कैच कर पाएंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है किस चीज का? ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड और रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजंस द ऑडिटर रीच्ड, कि आप किस कंक्लूजन पर पहुंचे थे। मैं थोड़े से इस मीनिंग से डिसएग्री करता हूं छोटी सी पॉइंट पर। आपने डॉक्यूमेंटेशन किया कि आपने क्या परफॉर्म किया, परफॉर्म करके आपने क्या ऑब्टेन किया एविडेंस, और ऑब्टेन करके आपने क्या कंक्लूजंस को ड्रॉ किया। लेकिन जरा सोचिए कि आपने जो प्लान किया है, क्या प्लानिंग का भी डॉक्यूमेंटेशन होता है नहीं होता?
आप जो प्लान करते हो क्या उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मीनिंग में प्लानिंग की बातें और आनी चाहिए थी, यानी मीनिंग कुछ ऐसा होता, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान्ड, ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान्ड, परफॉर्म्ड, relevant audit evidence is obtained and the conclusions the auditor reached, कि ऑडिटर किन कंक्लूजन पर पहुंचा था। अगर रिकॉल कर सको तो ऑडिट के प्रोसेस में मैंने शुरू से ही आपको 4 स्टेप बताए थे कि सबसे पहले आप प्लान करते हो, प्लान करने के बाद आप परफॉर्म करते हो, परफॉर्म करने के बाद आप एविडेंस ऑब्टेन करते हो, और एविडेंस के बेसिस पर आप क्या करते हो, कंक्लूजन को आप ड्रॉ करते हो। तो आपने क्या प्लान किया, आपने क्या परफॉर्म किया, आपके पास क्या क्या एविडेंस आए, आपने क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, क्या इन सारी बातों का डॉक्यूमेंटेशन होता होगा नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। तो मीनिंग में प्लानिंग को इग्नोर कर रहे हैं। अब कैसे हुआ, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, देखो वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन प्लानिंग की बातें भी यहां पर मेरे अकॉर्डिंग तो आनी चाहिए थी। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान्ड, परफॉर्म्ड, relevant audit evidence is obtained and the conclusions the auditor reached। ये इसका मीनिंग है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। ऑडिट फाइल, सर ये क्या है, व्हाट इज ऑडिट फाइल? डॉक्यूमेंटेशन आप कहां करेंगे? बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन बेटा कोई बाउंड बुक तो नहीं हो सकती ना, डॉक्यूमेंटेशन कोई बाउंड बुक तो नहीं हो सकती। अब देखिए कि अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं कि क्या इन इन चीजों को डॉक्यूमेंट किया जाता होगा या नहीं। क्लाइंट ने जब आपको अपॉइंट किया होगा तो अपॉइंटमेंट की एक इंटीमेशन आपके पास आई होगी, ठीक है? तो अपॉइंटमेंट की इंटीमेशन एक पेज पर आई होगी ना। फिर आपने एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट को इशू किया था, वो भी 1 या 2 पेज का एंगेजमेंट लेटर आपका होगा। उसके बाद आपने क्लाइंट को अपना फॉर्मल एक इंटीमेशन इन राइटिंग आपने दी थी, कंसेंट कह सकते हो उसको, आपने कंसेंट दी थी कि ठीक है हम आपकी इस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, वो भी 1 पेज का ही होता है। इसके बाद आपने कुछ प्लान किया, परफॉर्म किया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप कर रहे हो, रिटन रिप्रेजेंटेशंस आप ऑब्टेन कर रहे हो, कुछ भी गलती वगैरह मिलती है तो गलती से रिलेटेड जो भी वाउचर रहा होगा, इनवॉइस रहा होगा, वो आप डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। तो ये बताइए डॉक्यूमेंटेशन क्या लूज पेज का होता होगा नहीं होता होगा? क्या लूज पेजेस आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है नहीं है? बिल्कुल है। डॉक्यूमेंटेशन कोई बाउंड बुक थोड़ी है कि एक बुक आपने प्रॉपर बाउंड कर ली। तो अब बात ये आई कि जो भी चीज है उनको आप कहां डॉक्यूमेंट करते हो, जो भी आपके वर्किंग पेपर्स, में बेसिकली कह सकता हूं कि जो भी आपके वर्किंग पेपर्स हैं उनको आप जहां पर डॉक्यूमेंट करते हो उसको ऑडिट फाइल कहा जाता है। फाइल में क्या करते हो आप, चीजें डॉक्यूमेंट करते हो ना। ऑफिस पता नहीं आप लोग गए या नहीं गए, लेकिन फाइल नाम तो सुना होगा ना आपने। फाइल क्या होती है, फाइल के अंदर पेपर्स लगे हुए होते हैं, वो मेरे क्या होंगे, वो मेरे ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं, वो मेरे ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं। तो सिंपली वर्किंग पेपर्स को, ऑडिट के वर्किंग पेपर्स को जहां पर डॉक्यूमेंट किया जाता है उस फोल्डर को आप क्या कहेंगे, उसको मैं नाम दूंगा ऑडिट फाइल। और ऑडिट फाइल आपकी कोई कह सकते हो कि ये हार्ड कॉपी हो सकती है, या आप सिस्टम में भी एक फोल्डर बना के जो भी आपके वर्किंग पेपर्स होते हैं उसको आप स्कैन करके वहां पर भी आप सेव कर सकते हो। जहां पर भी क्या हुआ है, अगर सिस्टम में है तो सिस्टम में जो आपने फोल्डर क्रिएट करा होगा वो भी क्या कहलाएगा, आपका ऑडिट फाइल। या फिर आपने हार्ड कॉपी में मेंटेन कर रखा होगा, वो भी आपकी ऑडिट फाइल है। तो ऑडिट फाइल बेसिकली क्या है, इट इज वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कोई पूछेगा आपसे कि क्या ऑडिट फाइल केवल फिजिकल फॉर्म में पॉसिबल है क्या, देन आंसर इज नो। फिजिकल फॉर्म में करिए या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करिए, सर दोनों तरह से भी कर सकता हूं, फिजिकली भी मेंटेन कर लेता हूं और सिस्टम में भी सेव कर लेते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकली बात करें तो आज के टाइम पर दोनों तरह से ही डॉक्यूमेंटेशन होता है। किसी भी क्लाइंट का डॉक्यूमेंटेशन, अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो प्रॉपर हार्ड कॉपी, दैट इज प्रॉपर एक फाइल के अंदर भी होता है, और उस फाइल के सारे पेजेस स्कैन होके एक सिस्टम में फोल्डर क्रिएट कर दिया जाता है, जो कि मैं क्लाउड पर, दैट इज ड्राइव के अंदर हम मेंटेन करते हैं, ताकि मुझे कहीं पर भी किसी भी क्लाइंट का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखना हो तो मैं जब चाहे अपने मोबाइल के जरिए किसी भी क्लाइंट के अपने डॉक्यूमेंटेशन को मैं देख सकता हूं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप मेंटेन करिए, यानी दोनों तरह से प्रैक्टिकली चलता है ये। तो ऑडिट फाइल, इट इज अ वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स that comprise the audit documentation for a specific engagement। सर स्पेसिफिक एंगेजमेंट से मतलब, क्या आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल एंगेजमेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हो क्या?
ये मेरी एक फाइल है, उस फाइल में मैंने 3-4 कंपनी की ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन लगाया हुआ है, कि ऐसा काम आपको करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो एक फाइल होगी वो किसी न किसी एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए होगा। जिस भी क्लाइंट की आपने ऑडिट करी है उसकी एक फाइल आप बना लीजिए। सर अगर मैं किसी क्लाइंट के यहां पर सपोज डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहा होता हूं, 21-22 में भी ऑडिट करी है, 22-23 में भी कर रहा हूं, 23-24 में भी करूंगा, तो क्या हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या सेपरेट फाइल मेंटेन करनी होगी या एक ही फाइल में सब कुछ मेंटेन करते हुए चलें? तो बेटा हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको सेपरेट फाइल मेंटेन करनी होगी, बिकॉज हर एक फाइनेंशियल ईयर की जो ऑडिट है वो आपका एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट है। पुराना एंगेजमेंट आपने कंप्लीट कर लिया, उसी क्लाइंट के यहां पर अब आप रेकरिंग एंगेजमेंट में जा रहे हो, जो कि मैं कह सकता हूं कि अपने आप में एक अलग एंगेजमेंट है। नया तो नहीं बोलूंगा बिकॉज क्लाइंट सेम है, लेकिन अपने आप में वो एक अलग एंगेजमेंट होगा। पुराना खत्म हुआ, नया शुरू हुआ है, तो आपको हर एक एंगेजमेंट के लिए एक नई फाइल क्रिएट करनी होती है। तो वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स that comprise the audit documentation for a specific engagement। सर क्या इसके ऊपर अभी तक जितना आपने करा दिया एग्जाम में क्वेश्चन के चांस हैं? तो डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल सा मीनिंग आपसे एग्जाम में पूछेगा। ना तो एमसीक्यू में पॉसिबल है मेरे अकॉर्डिंग, और ना ही ये करेक्ट और इनकरेक्ट में पॉसिबल होगा। सर क्या ऑडिट फाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा। बस मुझे अभी तक जो थोड़ा सा रेलिवेंट दिखाई दिया वो केवल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर दिखाई दिया, उस पर भी हद से हद केवल एमसीक्यू। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट बेसिस है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है ऑफ द बेसिस फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट, और दूसरा एविडेंस है इस बात का कि आपने ऑडिट को प्लान किया है, परफॉर्म किया है इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्लियर? हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ रही है। नाउ नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर मैं पर्पस की बच्चे बात करूं कि आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों बनाते हो, तो बताइए ऑडिट का जो अभी हमने इस एसए में आपका ऑब्जेक्टिव रीड करा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, और कहीं ना कहीं ये नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या ये चीजें सेम साउंड करती हैं या नहीं करती? भाई एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्यों सेट किया जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंटेशन का क्यों होना जरूरी है? तो पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या ये सिमिलर साउंड करता है या नहीं करता? हाँ सर बिल्कुल करता है। और बिलीव मी जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको वही चीजें दिखाई देंगी जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर में रीड किया था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन, कि किस बेस पर आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ये उस बात का एविडेंस है। मैं बार बार ये कह रहा हूं बेटा कि एक तरफ क्लाइंट का रिकॉर्ड और एक तरफ आपकी ओपिनियन। कोई अगर आपसे पूछे कि इन रिकॉर्ड के ऊपर, क्लाइंट के ये रिकॉर्ड के ऊपर आपने ये ओपिनियन को क्यों एक्सप्रेस किया है, तो वो आपके वर्किंग पेपर्स को गो थ्रू करके देख सकता है कि हां, कि क्या इन रिकॉर्ड के ऊपर ये वाली ओपिनियन सही जा रही है या नहीं जा रही। तो ये एक एविडेंस है of the auditor's basis for a conclusion about the achievement of overall objective of auditor, and evidence that audit was planned and performed in accordance with the standards and the applicable legal and regulatory requirement। तो क्या ये सेम वही निकल के आ गया? नहीं निकल के आ गया एज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, बिल्कुल सेम बात थी, सेम एज objectives of auditor under this SA। बात बिल्कुल वही निकल के आई। एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस विच आर सर्व्ड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इस SA पर सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन यही है। इस SA पर सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन यही है, इंटर लेवल हो या फाइनल लेवल हो, इंटर एज वेल एज फाइनल, दोनों ही लेवल पर डॉक्यूमेंटेशन पर यह क्वेश्चन एग्जाम में लगा हुआ है। अब इसने एक वर्ड यूज करा है एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस, एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस? बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन का जो मेन पर्पस था वो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर में बता दिया था। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस व्हिच आर सर्व्ड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, व्हाट आर द
एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस विच आर सर्व्ड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम बच्चे आंसर का स्टार्ट यही करेंगे, फॉलोइंग आर एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस विच आर सर्व्ड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और 6 पॉइंट SA 230 में दिए हुए हैं और बच्चा ये 6 पॉइंट में से काफी एवरेज लेवल पे या अबव एवरेज इसको अटेम्प्ट कर लेगा। यानी SA 230 पर बच्चे की कमांड अगर मैं कहूं तो वो अबव एवरेज होती है, कुछ स्टैंडर्ड में वो बिलो एवरेज है, जैसे SA 315 240 इसमें बच्चा बिलो एवरेज रहता है। लेकिन हाँ ये बहुत बेसिक सा स्टैंडर्ड है, पढ़ेंगे खुद। अगर मेरे लेक्चर को भी अगर आप ध्यान से ना देखो नालायक हो, ठीक है, सेल्फ भी रीड करोगे ना, काफी हद तक आप समझ पाओगे, काफी हद तक आप समझ पाओगे। नहीं सर हमें तो आपसे ही पढ़ना है, लेकिन हाँ पढ़िए, मैं कब मना कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि बहुत बेसिक सा स्टैंडर्ड है, बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन जो आपको इसका स्टार्ट लेना होगा एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको जो इसका स्टार्ट लेना होगा वो स्टार्ट क्या होगा? SA 230 डील्स विद ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज with respect to audit documentation in an audit of financial statement. As per the SA, the auditor shall maintain audit documentation that provides, फिर आप वो दो ऑब्जेक्टिव थे ना वो लिख के आइए, क्या था? Sufficient appropriate record for the basis of auditor's report. Sufficient and appropriate record है जो कि बेस है किसका? मेरी ऑडिट की रिपोर्ट का। और दूसरा एक एविडेंस कि मैंने जो ऑडिट को प्लान किया है, परफॉर्म किया है, वो इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किया है। यानी इसके स्टार्ट में, इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको जो बातें करके आनी है वो आप SA के स्कोप से, यानी कि कौन सा SA है जो डॉक्यूमेंटेशन में आपकी जिम्मेदारियों को लेकर डील करता है, और फिर उस SA में आपका ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया गया है, ये दो ऑब्जेक्टिव आप लिख के आइए। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट and the evidence that audit was planned and performed in accordance with the standards and the applicable legal and regulatory requirement. इसके अलावा फिर बोलिए apart from the above कि जो दो डिस्कस किए हैं इनके अलावा, इन दो के अलावा following are additional number of purposes which are served by audit documentation। बच्चे मैं फिर बोल रहा हूं, उन्होंने वर्ड यूज करा है एडिशनल नंबर। तो एडिशनल नंबर से मतलब क्या होगा, यानी कि आपको पहले डिफाइन करना है कि मेन पर्पस क्या था, बिकॉज ये बोल रहा है एडिशनल नंबर ऑफ पर्पस। तो एडिशनल नंबर ऑफ पर्पस का मतलब क्या हुआ कि इन एडिशन टू द मेन पर्पस, इन एडिशन टू द मेन पर्पस। तो आपको अपने आंसर में इसका मेन पर्पस लिख के आना होगा। और मेन पर्पस कहां से? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर SA 230 क्या है वो ऑब्जेक्टिव आप लिख के आ जाइए SA 230 का रेफरेंस देते हुए। उसके बाद ये बोल दीजिए कि हाँ जो अब जो हमने मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ा है इसके अलावा फॉलोइंग आर दी एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस व्हिच आर सर्व्ड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो अब देखिए कौन कौन से एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस हैं जिनको की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व कर देता है। टोटल 6 हैं, एक बार पढ़ लीजिए, याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है, एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है ऑडिट को प्लान करने में, ऑडिट को परफॉर्म करने में। बात तो सिंपल है। और दूसरा इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम को पहले असिस्ट कर रहा है फिर एंगेजमेंट टीम को इनेबल कर रहा है किन चीजों में? अपने काम के लिए अकाउंटेबल होने में। सर ऐसा क्यों? ऐसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है कि एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है प्लान करने में, परफॉर्म करने में, या फिर जो आप काम कर रहे हो उसकी अकाउंटेबिलिटी को लेने में। मैं एंगेजमेंट पार्टनर, आप लोग मेरी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स। जब आप लोग काम कर, हम सब लोग, आप लोग क्यों, जब हम सब लोग ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो मेरी ओर से डायरेक्शन आपको, मेरी ओर से डायरेक्शन आपको इनिशिएट किया जाता है। डायरेक्शन क्या है कि आपको कौन सा काम किस तरीके से चेक करना है। तो मैं बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में ये चीजें आप चेक करिए, या इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में ये चीजें आप प्लीज चेक करिए। तो मैं जब इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूं तो आप उसको सिंपली अपने एक ऑडिट की नोटबुक के अंदर आप उसको लिख रहे होते हो। तो जब क्लाइंट के यहां पर जाते हैं ना तो पहले ही दिन है ना हमको बहुत सारी नोटबुक्स मिल जाती हैं, एक एक आर्टिकल के पास में एक एक नोटबुक दे देता हूं। बेसिकली एक तरह की बाउंड बुक है, देखी होगी कैमल की या लोटस की, या आती है नोटबुक इस तरीके की। तो नोटबुक आपको मिल जाती है। अब उस नोटबुक में मैंने जो एरिया आपको दिया है चेक करने के लिए वो एरिया आप लिखते हो, और उस एरिया पर मैं कैसे कैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि उस एरिया पर आपको किस किस तरह से चेकिंग करनी है
वो इंस्ट्रक्शन मैं आपको देता हूं और प्रॉपर आप उसको नोटबुक में लिखते हो कि ठीक है इन्वेस्टमेंट में ये चीजें चेक करनी है, इन्वेंट्री में आपको ये चीजें चेक करनी है, वो आपने लिखा, फिर बाद में वहां पर आपने साइन करते हो। क्यों? अकाउंटेबिलिटी है कि जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं आपको वैसा ही काम करना होता है। तो जब मेरी ओर से कोई इंस्ट्रक्शन आपको इनिशिएट किया जाता है तो एंगेजमेंट टीम का मेंबर बेसिकली वहां पर साइन करके अपनी अकाउंटेबिलिटी लेता है कि ठीक है सर, जैसा आपने करने के लिए कहा है हम वैसा ही काम करेंगे। तो इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, अपने काम के लिए अकाउंटेबल हो। तो असिस्ट करता है एंगेजमेंट टीम को प्लान करने में, परफॉर्म करने में। सर परफॉर्म करने में कैसे असिस्ट करता है? भाई साहब मैंने आपको लिख के दिया है ना, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन है जहां पर लिखा हुआ है कि अच्छा सर ने इस एरिया पे ये चीजें चेक करने के लिए कही थी, तो सर ने जैसा करने के लिए कहा था अब आप जाएंगे और मेरी इंस्ट्रक्शन को जैसा कि कहीं लिखी हुई थी आप वैसा ही परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं, वो इंस्ट्रक्शन आप एक पेपर में लिखते हो और उसी के बेस पर आप परफॉर्म करते हो। तो बताइए क्या आपको परफॉर्म करने में डॉक्यूमेंटेशन आपको असिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल करता है। तो एंगेजमेंट टीम के मेंबर को असिस्ट करता है प्लान करने में, परफॉर्म करने में। एंगेजमेंट टीम के मेंबर को इनेबल करता है अपने काम के लिए अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए। और जो मैटर आज मुझे मिले हैं और कल को मुझे पता है कि फ्यूचर की ऑडिट में ये रेलिवेंट हो सकते हैं, देन रिकॉर्डिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स। फ्यूचर ऑडिट से मतलब क्या है? यहां पर रिकरिंग ऑडिट। अब देखिए आज मैंने क्लाइंट के यहां पर काम किया, सोचना इस बात को ध्यान से। क्लाइंट ने एक टर्म लोन लिया है 5 साल के लिए। मुझे यह देखना होता है कि टर्म लोन जो लिया गया है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, मेरे क्लाइंट ने उन टर्म्स एंड कंडीशन के कंप्लायंस को इंश्योर कर रखा है नहीं कर रखा? जब जब रीपेमेंट करने का टाइम आता है क्या प्रिंसिपल का रीपेमेंट या इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं है? तो अब उसके लिए मैंने उनसे एग्रीमेंट मांग लिया। तो लोन का एग्रीमेंट आज मेरे पास है। ये बताइए कि क्या यही कंप्लायंस मुझे नेक्स्ट ईयर भी चेक करनी होगी या नहीं करनी होगी? टर्म लोन 5 साल का था, इसी साल लिया है, इसी साल लिया है, लेकिन अगले 5 साल अगर मैं क्लाइंट के यहां पर नेक्स्ट ईयर भी ऑडिट करूंगा, क्या मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस की कंप्लायंस को नेक्स्ट ईयर भी चेक करना होगा नहीं करना होगा? बिल्कुल करना होगा। तो आज मेरे पास उस लोन एग्रीमेंट की एक कॉपी है। क्या ये लोन एग्रीमेंट की कॉपी रेकरिंग एंगेजमेंट में नेक्स्ट ईयर भी आपकी रिक्वायरमेंट में आएगा नहीं आएगा? तो क्या मुझे इसको डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहिए? बताइए। या क्लाइंट से अगले बार ये डॉक्यूमेंट में दोबारा से कॉल करूंगा? नहीं सर, ये चीजें आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो मुझे पता है कि आज एक पेपर मिला है जो रेकरिंग ऑडिट में मेरे लिए क्या है, सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस का है। तो कहने के मेरे पास करंट एंगेजमेंट में अगर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो नेक्स्ट ईयर में उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर मैं नेक्स्ट ईयर में भी आसानी से काम कर पाऊंगा। तो रिकॉर्डिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब जरा एसए 220 को दिमाग में रखो। एसए 220 में एसए 220 कहता है एंगेजमेंट पार्टनर से आपको अपने एंगेजमेंट टीम के काम को क्या करना होता है? रिव्यू करना होता है एज पर द फर्म रिव्यू पॉलिसी। अब सोचिए कि मैंने आज आपको डायरेक्शन दी, तो जो आपको डायरेक्शन मैंने दी है तो आपको असिस्टेंस मिल रही है काम करने की, तो उसी के बेस पर आप काम करेंगे। हाँ ठीक है, जब डायरेक्शन दी थी तो आपको मैंने वहां पे साइन करवा दिया था, उससे आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई थी। अब आपने जो परफॉर्म किया है मुझे आपके काम को रिव्यू करना है कि जैसा मैंने आपको डायरेक्शन दी थी आपने वैसा परफॉर्म करा है या नहीं किया। सोचिए आपकी जो भी फाइंडिंग्स थी, बिकॉज मैंने जब आपको डायरेक्शन दी आपने उसको प्रॉपर लिखा, आप काम करने के लिए जा रहे हो, आपको असिस्टेंस मिल रही है वर्क परफॉर्मेंस को लेकर। हाँ सर इतनी बात समझ में आई। अब जो भी आपकी फाइंडिंग्स थी, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन थी, जो भी आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी है, तो मैनेजमेंट ने कहां पर रिप्लाई करा, कहां पर रिप्लाई नहीं करा, ये सारी बातें क्या कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? कि जैसा सर ने करने के लिए कहा था हमने ये परफॉर्म किया है और ये फाइंडिंग्स हैं। तो जो आपको गलतियां मिली होंगी क्या वो कहीं ना कहीं आप नोट करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्जर्वेशन आप करके आए थे तो ऑब्जर्वेशन करके जो फाइंडिंग्स आई होंगी उसको भी आप कहीं ना कहीं लिख रहे होंगे। हाँ सर बिल्कुल लिख रहे होंगे। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, कहां कहां पर उन्होंने क्या क्या रिप्लाई किया, कहां पर रिप्लाई नहीं किया, इन सारी बातों को भी कहीं ना कहीं आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बिकॉज अगर आपने ये नहीं लिखा और कल को फिर आपका जो एंगेजमेंट पार्टनर है या आपके ऑडिट का कोई मैनेजर है या आपका सीनियर कह दो, वो आपके काम को रिव्यू किस बेस पे करेगा? तो जो मैंने आपको करने के लिए कहा था वो तो लिखा हुआ है, बट जो आपने परफॉर्म किया उसकी फाइंडिंग्स कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है।
तो मैं किस तरह से आपके काम को रिव्यू कर पाऊंगा? तो कहने के ये चीजें मुझे रिव्यू करने में असिस्ट करेंगी। तो असिस्टिंग मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन टू डायरेक्ट एंड सुपरविजन द ऑडिट एंड टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एंगेजमेंट टीम के वो मेंबर जिनको की जिम्मेदारी मिलती है डायरेक्शन करने की, जिनको जिम्मेदारी मिलती है रिव्यू करने की, ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कहने कहीं ऐसे एंगेजमेंट टीम के मेंबर को असिस्ट कर देते हैं। फिर सिमिलरली 220 से फिर लिंक करिए, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आएगा और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आके एक बार एंगेजमेंट टीम के काम को रिव्यू करेगा। कैसे करेगा? कि वो सारा काम दोबारा करेगा या आपके वर्किंग पेपर को गो थ्रू करेगा? सर वो हमारे वर्किंग पेपर्स को गो थ्रू करेगा। तो इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन कर रहा है? ये बेसिकली मैं कह सकता हूं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में बेस्ट एग्जांपल एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो 220 से होता है। एंड द लास्ट वन कि कल को अगर मेरा ये ऑडिट पीयर रिव्यू में फॉल कर जाता है, मैं क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने के लिए गया, ऑडिट मेरा कंप्लीट हो गया, अब मेरी ये ऑडिट जो होती है वो पीयर रिव्यू के अंदर फॉल कर जाती है। पीयर रिव्यू क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, एक सीए इन प्रैक्टिस के काम को दूसरा सीए इन प्रैक्टिस आके चेक करता है कि आपने काम को एज पर स्टैंडर्ड परफॉर्म किया है या नहीं किया। तो जो दूसरा बंदा एक सीए इन प्रैक्टिस मेरे यहां पर आएगा वो मेरे फाइनेंशियल चेक नहीं कर रहा होगा, वो सिंपली मुझसे मेरे किसी भी एंगेजमेंट का पिछले 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर में से कहीं से भी वो क्लाइंट से किसी भी क्लाइंट का मेरा एक डॉक्यूमेंटेशन कॉल कर लेगा और उसको देख के वो आइडिया लगाएगा कि मैंने अपना काम एज पर स्टैंडर्ड किया हुआ है या नहीं किया हुआ। जैसे एंगेजमेंट लेटर उसको वहां पे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब आपने एसए 210 फॉलो नहीं किया था। आपने क्या प्लान किया था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब आपने एसए 300 फॉलो नहीं किया हुआ था। आपने दोस्त 4 विद गवर्नेंस के साथ जो कम्युनिकेशन किए हुए थे उनकी कॉपी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब आपने ऐसे 260 फॉलो नहीं किया हुआ था। तो कोई भी एक सीए इन प्रैक्टिस आता है मेरे यहां पर और वो मेरे यहां पर किसी भी क्लाइंट की ऑडिट फाइल मांग लेगा और उसको गो थ्रू करके आइडिया लगाएगा कि मैंने अपना काम एज पर स्टैंडर्ड किया है या नहीं किया। तो बताइए कि अगर डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर ऐसा एक्सटर्नल इंस्पेक्शन पॉसिबल है या नहीं है? वो पॉसिबल होगा। तो इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन का बेस्ट एग्जांपल पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू एक्सटर्नल इंस्पेक्शन पर एग्जांपल दें तो पीयर रिव्यू, peer review enabling the conduct of external inspection in accordance with the applicable legal regulatory और other requirement। अब टोटल 6 पॉइंट है, देखो याद कैसे करना है। एसए 220 पकड़ के बैठ जाओ। 220 एक तो आप एंगेजमेंट टीम के मेंबर को काम इनिशिएट करते हो, उनको आप काम करने की डायरेक्शन देते हो, ये तो क्या हो गई प्लानिंग। प्लानिंग अब वो उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करते हैं, ये क्या हो गई परफॉर्मेंस। तो डायरेक्शन वाले पॉइंट से मुझे एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब टीम ने जो भी काम किया है, टीम ने जो भी काम किया है उनके काम को आप क्या करोगे? रिव्यू करोगे। और अल्टीमेटली एक रिव्यू तो हो गया जो एंगेजमेंट टीम कर रही होगी और एक रिव्यू वो हो गया जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करेगा। और जैसा आपको करने के लिए कहा गया था आपको वैसा ही काम करना है। तो 4 पॉइंट, 6 में से 4 पॉइंट मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो 220 के जरिए आप लिख के आ सकते हो कि मैं प्लान, मुझे कहीं ना कहीं असिस्ट करती है प्लान करने में, परफॉर्म करने में, इनेबलिंग करती है कि मैं अपने काम के लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी को लेता हुआ चलूं। फिर जो काम हुआ है उस काम को क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने में हमको हेल्प कर देता है और अल्टीमेटली एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने में इनेबल कर देता है, ठीक है। अब जब बात इंस्पेक्शन की आ रही है तो एक पॉइंट और आ गया, कौन सा? पीयर रिव्यू का। यानी देखो इंस्पेक्शन के पॉइंट पकड़ के बैठ जाओ। एक तो मेरी टीम कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज रिव्यू, डी पॉइंट पर आ गया आपका रिव्यू, ठीक है। क्योंकि रिव्यू करने के लिए कोई बाहर से बंदा थोड़ी आएगा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू थोड़ी कर रहा होगा। ये रिव्यू कौन कर रहा है? एक आपकी टीम का जो जूनियर होगा उसके काम को उस टीम का कोई सीनियर रिव्यू कर रहा होगा। तो ये तो हो गया रिव्यू, पूरा काम हो गया तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, और ये काम भी हो गया तो बाद में क्या होगा? एक पीयर रिव्यू। तो पहले होता है रिव्यू, काम करते करते क्या होता है? रिव्यू। 220 में पढ़ा है ना, ध्यान से पढ़ा हुआ था ना आपने। काम करते करते क्या होता है? रिव्यू। जब एक बार पूरा काम हो गया लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं जाएगी उस टाइम पे क्या होगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये काम भी हो गया तो बाद में क्या हो सकता है आपका? पीयर रिव्यू। तो ये 3 रिव्यू वर्ड पकड़ के बैठ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके 3 पॉइंट यहां पे कनेक्ट हो जाते हैं। पहले 2 पॉइंट बन जाएंगे आपके एंगेजमेंट टीम के ऊपर
कि एंगेजमेंट टीम प्लान करना, परफॉर्म करना और अपने काम के लिए अकाउंटेबिलिटी को लेते हुए चलना। तो प्लान करना, परफॉर्म करना एक पॉइंट हो गया, प्लान करना, परफॉर्म करना आपका एक पॉइंट हो गया, अपने काम के लिए अकाउंटेबिलिटी आप लेके चलेंगे, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। जो डॉक्यूमेंट आज मुझे मिल गया है बट फ्यूचर की ऑडिट में रेलिवेंट है, उसके रिकॉर्डिंग में, उसको रिकॉर्ड करने में ये मुझे हेल्प कर देता है, क्योंकि मैं फ्यूचर की ऑडिट में हेल्प मिल जाती है अगर करंट ईयर में एक मैटर मिल जाता है जो कि है एक कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू द फ्यूचर ऑडिट। टोटल 6 पॉइंट हैं, याद कर सकते हो। पहले 2 पॉइंट बन गए आपके एंगेजमेंट टीम के ऊपर, एक पॉइंट बन गया आपका फ्यूचर की ऑडिट के ऊपर, एक पॉइंट बन गया फिर रिव्यू पर, एक पॉइंट बन गया आपका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पर, और एक पॉइंट बन गया आपका पीयर रिव्यू पर। बट एग्जाम में आप पीयर रिव्यू वर्ड लिख के नहीं आएंगे, एग्जाम में क्या लिख के आएंगे आप? एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। वो तो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, 6 पॉइंट आप याद कैसे करेंगे। पहले 2 पॉइंट एंगेजमेंट टीम पर, एक पॉइंट आपका रेकरिंग ऑडिट वाले पर जब फ्यूचर ऑडिट की बात की जा रही है। अगले 3 पॉइंट का तो बहुत अच्छा सीक्वेंस है, एक रिव्यू का पॉइंट बन गया, एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का पॉइंट बन गया, और एक आपका पीयर रिव्यू जो कि एक एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है, एक पॉइंट वहां से बन गया। अभी जो नवंबर 22 का अटेम्प्ट हुआ था रिसेंटली, तो उस नवंबर 22 में इंटर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन लगा हुआ था। तो SA 230 के रेफरेंस से आपको पहले मेन पर्पस दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर बता देना था, और वो बताने के बाद फिर आप ये 6 एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस आप लिख के आ जाइए। 4 नंबर का है या 5 नंबर का है, पूरे के पूरे नंबर आप लेके जाओगे। बस थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको चाहिए, सीधा स्टार्ट। बस रिक्वेस्ट है, ये मत कर देना फॉलोइंग आर एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस व्हिच आर सर्व्ड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये 6 पॉइंट मैं कह रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे 6 पॉइंट लिख के आ जाएंगे, बट कहने के 1 नंबर कटवाने का स्कोप उनका एग्जाम में बना रहेगा, 1 नंबर कटने का। सर ऐसा क्यों? बिकॉज आपने स्टार्ट प्रॉपर नहीं लिया। तो 230 के रेफरेंस से स्टार्ट करना है, ऑडिटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको बताना है, और मेन ऑब्जेक्टिव बताने के बाद, उसे बताने के बाद फिर आप ये 6 एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस आप लिख के आ जाइए, नंबर आपको मिलेंगे। चलिए आगे। हाँ सर चलिए। नाउ टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब प्रिपेयर करना है? क्या पूरा ऑडिट हो जाए उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करेंगे क्या? नहीं, जैसे जैसे पेपर आते रहें वैसे वैसे आप उनको डॉक्यूमेंट करते रहो। यानी मैं कह सकता हूं कि आपकी ऑडिट फाइल, तो जैसे ही ऑडिट में आपका कम्युनिकेशन जो शुरू होता है मैनेजमेंट से या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, उसी टाइम पे आपकी फाइल बन जाएगी। जैसे ही एक इंटीमेशन आपके पास आती है, कर दिया डॉक्यूमेंट। फिर मैंने एंगेजमेंट लेटर की बात की थी, कर लो डॉक्यूमेंट। फिर मैंने उनको एक कंसेंट लेटर इशू किया था, कर लीजिए उसको आप डॉक्यूमेंट। फिर आप प्लान कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, जो आप प्लान कर रहे हो करो उसको डॉक्यूमेंट। जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, फाइंडिंग्स आ रही हैं, करो उसको डॉक्यूमेंट। रिटन रिप्रेजेंटेशंस आप कॉल कर रहे हो, करिए आप उनको डॉक्यूमेंट। एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से आप इंक्वायरी कर रहे थे, रेस्पॉन्स आ रहे थे, करिए उनको आप डॉक्यूमेंट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, करिए आप उनको डॉक्यूमेंट। ऑडिट में जो भी सिग्निफिकेंट मैटर पे आप डिस्कशन कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी एविडेंस आ रहा है, करते रहो उनको डॉक्यूमेंट। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब होगा? टाइमली मैनर में। जब जब किसी मैटर को डॉक्यूमेंट करने की रिक्वायरमेंट आए वैसे वैसे आप उनको डॉक्यूमेंट करते हुए चलिए। दैट इज कॉल्ड एज टाइमली मैनर। द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। इट हेल्प्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ये आपकी ऑडिट की क्वालिटी को बढ़ा देता है, एंड फैसिलिटेट्स द इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड। सर ये कौन से रिव्यू की बात कर रहा है बेटा? 220 के अंदर हम रिव्यू पढ़ के आ चुके हैं ना, 220 में रिव्यू पढ़ा हुआ है ना। क्या होता है कि जैसा करने के लिए कहा था वैसा आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एविडेंस जो मिल रहे हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है, अगर नहीं है तो प्लानिंग को चेंज कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिव्यू। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन टाइमली मैनर में चल रहा होगा तो ऑडिट की क्वालिटी को बढ़ा देता है, ये फैसिलिटेट करता है, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसकी? एक इफेक्टिव रिव्यू की, एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन रीच्ड। सर इस पे क्वेश्चन बनने के चांस है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बस पढ़ना है और पढ़ के दिमाग में तो रखना है कि हाँ टाइमली बेसिस करना है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड या एमसीक्यू या करेक्ट और इनकरेक्ट मुझे नहीं लगता कि इस पर पूछेगा। बट इतना दिमाग में रखिए कि ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन अ टाइमली बेसिस। तो अभी तक देखा जाए तो क्वेश्चन मैंने जो मार्क करवाया है आपको,
ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एमसीक्यू के लिए मार्क करवा दिया। मीनिंग पे क्वेश्चन बनने के चांस मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। एडिशनल नंबर ऑफ पर्पसेस सर्व्ड बाय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, गिनती नहीं है कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन में लगा हुआ है। इंटर लेवल पर, फाइनल लेवल में एक्सेप्शनली पूछा गया है, बट इंटर लेवल पे कई बार एग्जाम में है। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नॉट सो रेलिवेंट, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। क्या है देखिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट, कि आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, किस हद तक आप डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन का आपका कंटेंट क्या होगा कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट कर रहे हो, और एक्सटेंट इसका मतलब कि इसको आप किस हद तक आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंट। तो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जरा सोच समझ के मेरी बात बताइए। सर एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, इंटर एज वेल एज फाइनल दोनों लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो इस पे प्लीज फोकस करना। आप एक ट्रेडिंग कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका काम ट्रेड करने का है, यानी वो परचेस करती है और सेल करती है, फिनिश गुड्स ही परचेस कर रही है, फिनिश गुड्स को ही सेल कर रही है, एक ऐसी कंपनी। और एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, या एक कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, या एक कंपनी जो कि मैं कह सकता हूं चलिए एक इंश्योरेंस कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है। मैंने यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का आपको एग्जांपल दिए। क्या इन सबका नेचर आपको सेम दिखाई दे रहा है? सर नेचर तो सेम नहीं है, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट पर, एक्सटेंट पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट पर और एक्सटेंट पर इस चीज का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो दो कंपनी फिक्स कर लेते हैं, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्या ये दोनों सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं? क्या इन दोनों के यहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नेचर सेम होता है? नो सर, डिफरेंट सेगमेंट की कंपनी है, एक बैंकिंग में डील कर रही है और एक इंश्योरेंस में डील कर रही है। दोनों के यहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो नेचर है वो तो बहुत डिफरेंट है। तो क्या आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट पर इस बात का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा कि आप क्या डॉक्यूमेंट कर रहे हो? बैंकिंग कंपनी वाले केस में आप डिपॉजिट्स, लोन से रिलेटेड बातें डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे, जबकि इंश्योरेंस कंपनी में कहने की प्रीमियम है, क्लेम है, उससे रिलेटेड आपका आ रहा होगा डॉक्यूमेंटेशन। क्या कंटेंट पे असर पड़ा या नहीं पड़ा? सर पड़ गया। एक्सटेंट, किस हद तक आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो? अगर मैं बैंकिंग कंपनी में ऑडिट कर रहा हूं बट केवल उसके एक ब्रांच की ऑडिट कर रहा हूं, और एक तरफ मैं उसके ओवरऑल पूरी कंपनी पर ऑडिट कर रहा हूं, क्या एक्सटेंट पे इस चीज का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो एंटिटी के साइज को देखते हुए, एंटिटी के नेचर को देखते हुए, क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म पर, कंटेंट पर, एक्सटेंट पर असर पड़ता नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। तो दे आर वेरियस फैक्टर्स which may affect the form, content and extent of audit documentation। एक बार मुझे रिकॉल हो रहा है कि मई 2013 में, आज से लगभग 10 साल पहले, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में था, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट पूछना चाहिए था एग्जामिनर को, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर व्हिच में अफेक्ट द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन एग्जामिनर जो टाइप, जिसने पेपर टाइप करा होगा ना, वो डॉक्यूमेंटेशन वो टाइप करना ही भूल गया, और क्वेश्चन बन गया फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। पढ़ते ही आइडिया लग गया था कि क्वेश्चन 230 पर है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वर्ड वहां पर लगा हुआ नहीं था। वो मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चे आपसे कि फ्यूचर में हो सकता है कि कोई नालायक पेपर सेट करने वाला पुराने क्वेश्चंस को देख के अगर पेपर सेट कर रहा हो, तो ये गलती फिर से देखो हो सकती है। तो उस केस में समझ जाना कि अगर क्वेश्चन जो है वो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट पर है, तो इसका मतलब फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पर है। देखिए ध्यान से, द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है, दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर टू अंडरस्टैंड। मतलब कि आपको डॉक्यूमेंटेशन को कुछ इस तरह से प्रिपेयर करना है कि कोई भी एक एक्सपीरियंस ऑडिटर जो आपके डॉक्यूमेंटेशन को देखे तो वो समझ पाए कि आपने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे। एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, उनको परफॉर्म करके क्या रिजल्ट आया था, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड,
एंड कंक्लूजन रीच देयर ऑन, उसके बेस पर आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या क्या आए थे ऑडिट में, और कौन कौन से सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स लिए गए थे जिनके बेसिस पर आप अपने कंक्लूजन तक पहुंचे थे। मतलब देखिए, आपने पूरा काम कर लिया, आपने अपना पूरा काम कर लिया, जो भी काम किया है उन सारी बातों का डॉक्यूमेंटेशन है। तो डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करें तो आपको रिकॉल हो जाए कि अच्छा हां, हमने ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। फिर क्या क्या फाइंडिंग्स आई थी वो मुझे वहां से दिखनी चाहिए, क्या क्या कंक्लूजन्स मैंने ड्रॉ किए थे वो वहां से आपको दिख जाने चाहिए, कौन कौन से मैटर्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिट में अराइज हुए थे, कौन कौन से मैटर पर मैंने सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिया था जिनके बेसिस पर मैंने अपनी कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशन आपका इस तरीके का होना चाहिए, यही तो बात लिखी है देखो यहां पर, द ऑडिटर शैल प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर टू अंडरस्टैंड, कि वो उनको पढ़ने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन को देखने के बाद समझ पाए एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, the result of audit procedures performed and conclusions reached thereon, significant matters arising during the audit and the conclusion reached thereon, significant professional judgment made in reaching those conclusions. In documenting the NTE of audit procedures performed, the auditor shall record. आपको देखिए, आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपने ऑडिट प्रोसेस की कब परफॉर्म किया था, किस हद तक परफॉर्म किया था, किस तरह के आपने परफॉर्मेंस की थी, यानी किस किस तरह के आपने ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किए थे, उनको परफॉर्म करने की टाइमिंग क्या थी, उनको किस हद तक आपने परफॉर्म किया। जब आप एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आपको ये चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए कि किस एसर्शन पे काम हुआ था, किसने किया था, कब किया था, कब कंप्लीट किया था, कब इसके काम को हमने रिव्यू किया था, ये सारी बातें आपके डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपका डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके का हो कि कोई भी एक एक्सपीरियंस ऑडिटर है, सर एक्सपीरियंस ऑडिटर से मतलब क्या है, जिसको पता होता है कि ऑडिट कैसे प्लान होती है, परफॉर्म होती है, जिसको एसए के बारे में जानकारियां हो, उसे मैं बोल सकता हूं यहां पर एज एक्सपीरियंस ऑडिटर। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस तरीके का हो कि जब एक एक्सपीरियंस ऑडिटर वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंटेशन को एक बार गो थ्रू करे, वो अंडरस्टैंड कर पाए, पहली बात तीन चीजें अंडरस्टैंड कर पाए, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म, क्या क्या एविडेंस मिले थे, ठीक है, क्या क्या कंक्लूजन आपने ड्रॉ किए थे, ऑडिट में कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स आए थे, उस पर आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था, कौन कौन से सिग्निफिकेंट जजमेंट्स आपने लिए थे अपने कंक्लूजन तक पहुंचने में, आपके डॉक्यूमेंटेशन में सारी बातें होनी चाहिए। फिर जब हम ये डॉक्यूमेंट कर रहे थे, पहला पॉइंट एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, तो ये डॉक्यूमेंट करते हुए ऑडिटर आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, बोले आप डॉक्यूमेंट करिए कि कौन कौन से आइटम पर आपने काम किया था, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक आइटम और मैटर टेस्टेड, यानी कुल मिलाकर आपने जो भी मैटर चेक किया है, जो भी आइटम आपने चेक किया, भाई पेन आजा, जो भी मैटर आपने चेक किया है उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली मैं कह सकता हूं कौन कौन सी एसर्शन पे आपने काम किया था, यानी कि किस एसर्शन पे काम हुआ था, काम किसने किया था, द डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड, ये कब शुरू हुआ था, ये कब खत्म हुआ था, एंगेजमेंट टीम के मेंबर ने काम प्रॉपरली किया या नहीं किया, किसने इसके काम को रिव्यू किया था, ये रिव्यू कब हुआ था और किस हद तक हुआ था, ये सारी बातें आपके डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए। किस आइटम की किस एसर्शन पे काम हुआ था, काम किसने किया था, काम कब शुरू हुआ, काम कब खत्म हुआ, किसने इस काम को रिव्यू किया था, इस काम को रिव्यू करने की डेट क्या थी, रिव्यू किस हद तक हुआ था। जब आप अपने एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, जब इन चीजों को आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो आपको इन बातों को रिकॉर्ड करना चाहिए। इस पर देखो, इन पॉइंट पर मुझे लगता है कि एमसीक्यू पॉसिबल होगा, एमसीक्यू। अब अल्टीमेटली बात करें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच में अफेक्ट द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली अभी तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी होती हैं,
आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी होती हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट पे अपना असर डाल देते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझो। क्वेश्चन है फैक्टर्स विच में अफेक्ट फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो पहले तो यहां पर यह बता रहे हैं कि आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी होती हैं। आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी होती हैं। तो मुझे डॉक्यूमेंट इस तरह से करना होता है कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटर समझ पाए, एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पाए कि आपने जो एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किए हुए थे, जो एविडेंस आपने ऑब्टेन किए थे, जो कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ किए थे, ऑडिट में क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स आए थे, कंक्लूजन्स तक पहुंचने में ऑडिटर ने कौन कौन से सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए थे। फिर जब एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म्ड इन बातों को डॉक्यूमेंट किया जाता है, तब ऑडिटर को ये चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। जो भी आइटम आप टेस्ट कर रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वर्ड यूज कराए, वैसे मैं असर्शन बोल सकता हूं। असर्शन को आइडेंटिफाई, कौन कौन सी असर्शन पे काम हुआ था, ये काम किसने किया था, कब शुरू किया था, कब खत्म हुआ था, इसके काम को किसने रिव्यू किया था, रिव्यू किस डेट पे हुआ था, रिव्यू किस एक्सटेंट तक हुआ था। ये सारी बातें आपके डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए। तो ये तो हुआ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, क्या क्या चीजें आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो। लेकिन अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट पे अपना असर डाल देते हैं। बताइए, एंटिटी का साइज, एंटिटी का नेचर, एंटिटी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, एंटिटी पे कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं, एंटिटी में ऑडिट करते हुए कौन कौन से रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई किए थे। बिकॉज अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई रहा था, आप काम ज्यादा करोगे, कंटेंट एक्सटेंड ज्यादा चला जाएगा। बट अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम था, तो उस केस में काम कम कर रहे होंगे, एक्सटेंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंड पे अपना असर डाल सकते हैं। तो फैक्टर 230 में दिए हैं, बट मैं बोलूंगा इलस्ट्रेटिव हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है। इलस्ट्रेटिव हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर देखो, मैं जितने आपको नॉलेज है ऑडिट की, उसी के बेस पर आप देख लो। एंटिटी के साइज के बेस पर, एंटिटी के नेचर के बेस पर, एंटिटी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है इसके बेस पर, एंटिटी पे कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है उसके बेसिस पर, एंटिटी में आपने क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया था, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए थे, कौन कौन से ऑडिट प्रोसेस आपने परफॉर्म किए थे, कैसे कैसे एविडेंस आपको मिले थे, क्या कोई एक्सेप्शन आपको मिली थी। सर व्हाट इज कॉल्ड एक्सेप्शन? जब दो एविडेंस आपस में मैच नहीं कर रहे होते, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। और जब जब एक्सेप्शन आती है तो आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं टू ऑब्टेन कोरोबरेटिव ऑडिट एविडेंसेस। तो किस किस नेचर की एक्सेप्शंस आपको मिली थी, ठीक है। एक्सेप्शन मिलने के बाद आपने इस एक्सेप्शन को रिजॉल्व करने का अटेम्प्ट करे होंगे, तो वो इसी में फॉल कर जाएगा। कौन कौन से प्रोसेस आपने परफॉर्म किए, कौन कौन से कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ किए हुए थे, ऑडिट करने की आपकी मैथोलॉजी, आपकी टूल्स क्या क्या आपने यूज किए। जैसे कि इंटरनल कंट्रोल पे इवेल्युएट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल से जुड़ी हुई जानकारियां आपको हासिल करनी थी। वहां पे कुछ मेथड्स होते हैं कि आप नैरेटिव रिकॉर्ड यूज कर लीजिए, चेकलिस्ट था, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर था, फ्लो चार्ट था। तो ऑडिट करते हुए कौन सी मैथोलॉजी, कौन सा टूल आपने अप्लाई किया था, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट पे अपना असर डाल देते हैं। तो following are the factors which affect the form, content and extent of documentation. Size and complexity of the entity, nature of the audit procedures performed, आपने कौन कौन से ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्लाइंट के आपने यहां पर कैसा आइडेंटिफाई कर रखा था, असेस कर रखा था, कैसे कैसे एविडेंस आपको मिले, फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। एक्सेप्शंस जो आपको मिली होंगी, एक्सेप्शन का मतलब बता दिया मैंने कई बार आपको। SA 500 के अंदर भी ये टर्म आई थी, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ऑडिट एविडेंस। SA 505 में भी ये टर्म आती है, एक्सेप्शन। यानी कुल मिलाकर जब एक ही असर्शन पर आप एक से ज्यादा टेक्निक अप्लाई करते हो एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन वो दोनों एविडेंस आपस में मैच नहीं कर रहे होते, क्लाइंट का रिकॉर्ड कुछ और कहता है और कंफर्मेशन में रिप्लाई कुछ और कहता है, इसमें अगर कुछ डिफरेंस है तो इसे कहते हैं एक्सेप्शन। और जब जब एक्सेप्शन आएंगी आप हमेशा परफॉर्म करेंगे
एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन करने के लिए कोरबोरेटिव ऑडिट एविडेंसेस, बिकॉज एक्सेप्शन में और मे नॉट बी अ मिस स्टेटमेंट। देखना तो होगा कि एक्सेप्शंस किस नेचर की आ रही है, कितनी आ रही है। एक्सेप्शंस अगर ज्यादा आ रही होंगी तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स क्या लग रहे होंगे, ज्यादा लग रहे होंगे, ज्यादा एविडेंस आप ऑब्टेन करने के लिए अटेम्प्ट मारेंगे, तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपके पार्ट पर होगा। ऑडिट करते हुए कौन कौन सी मैथोलॉजी, तरीका, कौन कौन से टूल्स आपने अप्लाई किए थे, एंड द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन। तो अगर आप सीक्वेंस में जाओगे ना ऑडिट प्रोसेस के, एंटिटी के साइज को देख रहे हो, नेचर को देख रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, एंटिटी पे कौन से लॉ एप्लीकेबल है, फिर आपने वहां पर RMM आइडेंटिफाई असेस किया, फिर आपने ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म किया, फिर एविडेंस मुझे मिले, वहां पर एक्सेप्शंस मुझे दिखाई दे रही है, कंक्लूजन तक आप पहुंच रहे हो। ऑडिट करते हुए कौन कौन सी मैथोलॉजी और टूल्स आपने अप्लाई किए। These are the factors which affect the form, content and extent of audit documentation। बच्चे लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एग्जाम के पर्पस के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो क्या आपने जो शुरू में ये MCQ के लिए मार्क करवाया था, क्या ये लिखने की रिक्वायरमेंट है, क्या ये लिखने की रिक्वायरमेंट है? अगर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, व्हाट आर द फैक्टर्स विच में अफेक्ट द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो जो दो ये पैराग्राफ है ना जहां पर मैंने MCQ मार्क करवाया है, इनको अगर दो टाइम है तो लिख देना, और नहीं है तो आप ड्रॉप कर देना। वहां पर आप SA 230 के रेफरेंस से बता देना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड of audit process planned, performed, relevant audit evidence is obtained and the conclusions reached by the auditor। इतना बोल दीजिए आप, फिर इतना कह दीजिए कि हर एक एंटिटी में डॉक्यूमेंटेशन तो करना है, डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी इन ऑल केस ऑफ एंटिटी। कोई भी एंटिटी का केस हो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन तो आपको मेंटेन करना ही करना है, बट फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच में इफेक्ट द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और सीधा आप यहां पर फैक्टर्स की बातें करके आ सकते हो। बट अगर टाइम है और 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगा के अगर आप ये बातें लिख के आ सकते हो कि आप क्या डॉक्यूमेंट करते हो, और फिर एक पॉइंट पर NTE ऑफ ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म डॉक्यूमेंट करते हुए क्या क्या चीजें आप डॉक्यूमेंट करते हो, वहां पर मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो आप डॉक्यूमेंट करते हो, फिर काम किस आर्टिकल ने किया था, कब उसने काम को कंप्लीट किया था, उसके काम को कब रिव्यू किया था, किस डेट पर रिव्यू किया था, किस हद तक रिव्यू हुआ था, इन चीजों को आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। और अल्टीमेटली दीज आर द फैक्टर्स व्हिच में अफेक्ट द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। टाइम है तो ये दो पैराग्राफ भी लिख के आइए, और इनके टाइम नहीं है, सर टाइम तो होता ही नहीं एग्जाम में, आप ये वाली कंडीशन तो निकाल ही दो कि अगर टाइम है। आप तो इस कंडीशन में प्लीज मुझे बताओ अगर टाइम नहीं है तो क्या करना होगा। तो बच्चे अगर टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो 230 के रेफरेंस से डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग डिफाइन कर दो, और फिर सीधा बोल दो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स which affect the form, content and extent of audit documentation। ये फैक्टर्स आप वहां पर लिख के आ जाइए। 4 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं लगेगा, बट इंटर और फाइनल दोनों लेवल पे पूछा जा चुका है। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ये अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है। जहां जहां नया टॉपिक आ रहा है मैं इस तरह से ना ये एरो मार्क कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी तरीके का। ये टॉपिक सेपरेट था, ये टॉपिक सेपरेट था, ये टॉपिक सेपरेट था, ये सेपरेट, ये डेफिनेशंस थी कुछ, ये सेपरेट, ये सेपरेट टॉपिक था, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, वैसे तो देखो इस एसए ने ये नहीं बताया कि आप क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट कर रहे हो, ओवरऑल बोल दिया आपने जो परफॉर्म किया, जो एविडेंस मिले, जो कंक्लूजन्स हैं, जजमेंट्स हैं, उनको आप डॉक्यूमेंट करते हो। बट यहां पर ना कुछ मैटर्स के ऊपर आपको अलग से बताया गया कि इन इन मुद्दों पर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। एग्जाम में ना आज तक क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछा गया व्हाट आर द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन, और ये 3 मैटर हैं बच्चे 3D। These 3 matters are 3D। 3D का मतलब सर क्या होगा? Here D is for discussion conducted, discussion
conducted with the management or TCWG of entity, with management or TCWG of entity. Here D is for discussion, 3D आपको बेसिकली याद रखना है. सेकंड मैटर की बात करते हैं तो इट इज एनी डिपार्चर, with any specific requirement, of any SA, and last is for any matter coming knowledge to auditor after the date of auditor's report. So here D is for date, after the date of auditor's report, matter known to auditor after the date of auditor's report, here D is for date. तो 3D बेसिकली आपको याद रखना है. here D is for discussion, D is for departure and the D is for date of auditor's report. तो 3 मैटर यहां SA 230 आपको बता रहा है कि इन चीजों पर आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी होंगी. चलिए पहला मैटर कवर करते हैं. डिस्कशन कंडक्टेड विद द मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी. सोचिए कि पूरी ऑडिट में जो आपने सिग्निफिकेंट मैटर पर दोष चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, मैनेजमेंट के साथ जो भी आपने डिस्कशन किया होगा, क्या उस डिस्कशन का एक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए या नहीं. ऑडिट में जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स के ऊपर आपने मैनेजमेंट से, दोष चार्ज विद गवर्नेंस से किसी भी तरीके का जो भी आपने डिस्कशन किया हुआ था, क्या उसका एक डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. तो सोचिए आप क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करेंगे. अगर आप सोचेंगे ना, बिल्कुल सही सोचेंगे, तो प्लीज दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए कि ठीक है, मैंने ऑडिट में मैनेजमेंट के साथ, दोष चार्ज विद गवर्नेंस के साथ सिग्निफिकेंट मैटर पे कुछ डिस्कशन किया था, तो मुझे वहां पर क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट बेसिकली करनी चाहिए. तो डॉक्यूमेंट आपने जिस मैटर पे किया था उस मैटर का एक डिस्क्रिप्शन, वो आपको अपने वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट करना चाहिए. ये डिस्कशन आपने कब किया था, डिस्कशन किसके साथ किया था, डिस्कशन करके क्या कंक्लूजन निकल के आए थे, ये सारी बातें आप डॉक्यूमेंट करिए. इवन की जो डिस्कशन करके कंक्लूजन निकल के आया है और आपका फाइनल ऑडिट का जो कंक्लूजन है, अगर उसमें किसी तरीके की कोई इनकंसिस्टेंसी है, बिकॉज आपने मैनेजमेंट के साथ कुछ डिस्कस किया और आपका फाइनल ऑडिट कंक्लूजन, अगर जो डिस्कशन करके आपका कंक्लूजन निकल के आया और जो अल्टीमेटली आपका फाइनल ऑडिट का कंक्लूजन निकल के आ रहा था, अगर इसमें किसी भी तरीके की इनकंसिस्टेंसी आई थी, तो आपने उस इनकंसिस्टेंसी को किस तरीके से एड्रेस किया था, कैसे आपने उसको रिजॉल्व किया था, ये सारी बातें आपको अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट करनी होंगी. तो डी फॉर डिस्कशन. डिस्कशन पे आपको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी है. डिस्कशन किस मैटर पे हुआ था, डिस्कशन किसके साथ हुआ था, डिस्कशन आपने कब किया था, ठीक है, और डिस्कशन करके जो भी कंक्लूजन निकल के आया था, अगर ये आपका फाइनल ऑडिट के कंक्लूजन के साथ इनकंसिस्टेंट है, वेरी कर रहा है, एग्री नहीं कर रहा है, तो ऐसी इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या अटेम्प्ट किया था, कैसे आपने इसको एड्रेस किया था, ये सारी बातें आप डॉक्यूमेंट करेंगे. तो उम्मीद कर रहा हूं कि अगर एमसीक्यू टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो इजीली बच्चे आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो. हाँ सर कर सकते हैं. अगला मैटर देखिए, डिपार्चर विद एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एसए. मुझे पता है कि एज पर स्टैंडर्ड ऑडिट करना मेरे लिए क्या होता है, मैंडेटरी होता है, बट ऐसा भी हो सकता है एक्सेप्शनली इन रेयर सर्कमस्टांसेस कि मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मैं किसी एसए की रिक्वायरमेंट को फॉलो कर सकूं. यानी आपको एसए की रिक्वायरमेंट से क्या करना पड़ रहा है, डिपार्चर. डिपार्चर का मतलब एसए की रिक्वायरमेंट को मैं फॉलो नहीं कर पा रहा. सोचिए एसए 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कि अगर कंफर्मिंग पार्टी आपको रिप्लाई नहीं कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे, या फिर एसए 501
जहां पर आप इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस पर कंडीशन, इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे थे, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इन्वेंट्री काउंट करना, मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करना। उस केस में आप क्या कर रहे थे, आपको यहां पर एसए की रिक्वायरमेंट से डिपार्चर लेना पड़ रहा था। और जब जब आप किसी भी एसए की रिक्वायरमेंट से डिपार्चर लेते हो तो आप परफॉर्म करते हो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। तो दो बातें यहां पे आपको डॉक्यूमेंट करनी है अगर एसए की रिक्वायरमेंट से डिपार्चर लिए गए हैं तो। फर्स्ट, डिपार्चर करने का रीजन क्या था, रीजन, और दूसरा डिपार्चर करने पर कौन कौन से ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए थे, इन चीजों को आप डॉक्यूमेंट कर लीजिए। एंड द लास्ट वन इज एनी मैटर जो आपकी नॉलेज में आ रहा है कब, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इस टॉपिक की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी SA 560 के साथ। सब्सिक्वेंट इवेंट, अगर कोई फैक्ट आपकी नॉलेज में रिपोर्ट साइन करने के बाद आता है तो उस फैक्ट पर कैसे रेस्पॉन्ड करना है, ये वाली बातें SA 560 मुझे बताता है, बिकॉज ये अपने आप में होती है सब्सिक्वेंट इवेंट। अब सोचिए, आज आपने एक क्लीन ओपिनियन को एक्सप्रेस कर दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन ओपिनियन मॉडिफाई करने के बाद एक फैक्ट, कोई मैटर आपकी नॉलेज में आता है। अगर ये अदरवाइज पहले आपको मालूम चल गया होता उस तारीख तक जिस तारीख तक आप अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, तो शायद आपकी ओपिनियन कुछ और होती। तो ऐसे मैटर के अब मिल जाने पर आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, मैं कोई ना कोई न्यू या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, वहां से मेरे पास एविडेंस आएंगे, उनके बेसिस पर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। और दो बातें पॉसिबल होंगी, या तो अभी भी आप अपनी पुरानी वाली ओपिनियन पे एग्री कर रहे होंगे, या शायद इस बार आपको अपनी ओपिनियन को चेंज करना पड़ जाए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर कोई मैटर आपकी नॉलेज में रिपोर्ट साइन करने के बाद आता है, तो इतना तो बात तय है बच्चे कि मैं अगर रिपोर्ट साइन कर चुका हूं तो रिपोर्ट साइन करने के बाद आप कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म तो नहीं कर रहे होंगे ना। रिपोर्ट तो साइन हो गई, रिपोर्ट साइन हो गई, बट कोई मैटर आपकी नॉलेज में आया, बट कैसे आया, कैसे आया, बिकॉज मैं कोई ऑडिट प्रोसीजर तो परफॉर्म नहीं कर रहा हूंगा। तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसकी वजह से ऐसा मैटर मेरी नॉलेज में आया। तो एक तो आपको डॉक्यूमेंट करना है सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर्ड। बेसिकली बच्चे इस टॉपिक को समझ ही नहीं पाते कि यहां पर सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर्ड से मतलब क्या है। बात सिंपल है, आप ओपिनियन दे चुके हो, आप रिपोर्ट साइन कर चुके हो, तो जब मैं रिपोर्ट साइन कर चुका हूं तो इतना तय है कि मैं ऑडिट प्रोसीजर तो परफॉर्म नहीं कर रहा था ना। तो जब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैटर आपकी नॉलेज में आया, आपको वो परिस्थिति को भी डॉक्यूमेंट करना होगा। इसके लिए SA जो वर्ड यूज करता है सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर्ड। इसके बाद अब आपने कौन कौन से न्यू या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म किया, वहां से अब क्या क्या आपके पास एविडेंस आए, और क्या आपने उनके बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ किया, और उस कंक्लूजन के बेसिस पर क्या आपकी पुरानी रिपोर्ट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। और इवन आपको यह चीज भी डॉक्यूमेंट करनी होगी कि अगर आप अपने एक ऑडिट की फाइल, ऑडिट फाइल का अभी टॉपिक थोड़ी देर के बाद बस हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने अपनी एक फाइनल ऑडिट फाइल कंपाइल कर ली थी तो उस फाइल में अब ये चेंज कब किया, ये चेंज किसने किया, और ये चेंज प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ, किसने इसको रिव्यू किया, ये बातें भी आपको डॉक्यूमेंट करनी होंगी। सर बाकी सब कुछ तो समझ में आ गया, सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर समझ में आ गया, कौन कौन से एडिशनल या न्यू प्रोसेस परफॉर्म हुए वो समझ में आ गया, एविडेंस क्या मिले ये भी समझ में आ गया, कंक्लूजन क्या हुआ ये भी समझ में आता है, ओपिनियन पे कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा ये भी समझ में आया। इन सबको तो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपने लास्ट में बोला ना ये कुछ खास क्लियर नहीं हुआ। देखो क्या होगा, आपको है ना ऑडिट अपनी, जब जिस दिन आप रिपोर्ट साइन कर लेते हो तो रिपोर्ट साइन करने के कुछ दिनों के अंदर, वो कुछ दिन की टाइमिंग बस थोड़ी देर के बाद इसी लेक्चर में आने वाली है, तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद आपको अपनी फाइनल ऑडिट फाइल कंपाइल करनी होती है, फाइनल ऑडिट फाइल कंपाइल करनी होती है, असेंबल करनी होती है। अब सपोज कि आपने 12 जुलाई 2022 को आपने अपनी एक ओपिनियन साइन कर दी, ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर दिया, और आपने अपनी फाइनल फाइल को 15 जुलाई को कंपाइल कर लिया। तो 12 जुलाई को आपने रिपोर्ट साइन करी, मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ऑडिट कर रहा हूं, और 21-22 की ऑडिट करते हुए 12 जुलाई 2022 को मैंने रिपोर्ट साइन कर दी। 15 तारीख को मैंने अपनी फाइनल फाइल भी कंपाइल कर दी, यानी मैंने अपनी ऑडिट फाइल फाइनल कर दी, ऑडिट फाइल फाइनल कर दी।
अब 16 तारीख को एक मैटर आपकी नॉलेज में आया, 16 तारीख को जब आप अपनी फाइनल ऑडिट फाइल कंपाइल कर चुके थे, और 16 तारीख को एक मैटर आपकी नॉलेज में आया। अब जब एक मैटर आपकी नॉलेज में आया, उसकी वजह से आपने कुछ और चीजें परफॉर्म करी, कुछ एविडेंस आपको मिले, कुछ कंक्लूजन आपने ड्रॉ किए, जिसकी वजह से आपके ओपिनियन पे कुछ चेंज पड़ा या नहीं पड़ा वो सेकेंडरी थिंग है, बट कुछ तो काम आपने किया ना। तो अब आपको सारी बातें आप डॉक्यूमेंट कर रहे थे कि सरकमस्टांसेस क्या बनी जिसकी वजह से मैटर आपकी नॉलेज में आया, आपने कौन कौन से न्यू या एडिशनल प्रोसेस को परफॉर्म किया, क्या एविडेंस आए, क्या कंक्लूजन निकल के आया, इन सारी बातों को आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो। बट ये डॉक्यूमेंट आप कब कर रहे हो? 15 तारीख को तो आप अपनी फाइनल ऑडिट फाइल कंपाइल कर चुके थे। तो एक बार जब फाइनल ऑडिट फाइल कंपाइल हो जाती है, उसमें किसी भी तरह से आप कोई भी पेपर आप डिलीट या डिस्कार्ड नहीं कर सकते, बट उसमें चेंजेस किया जा सकता है। तो एक बार फाइल बन गई थी, उस फाइल में कुछ चीजें चेंज हुई हैं, तो ये चेंज कब हुआ था? फाइनल ऑडिट फाइल में चेंज किसने किया, और ये चेंज प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ, किसने इसको रिव्यू किया, इन सारी बातों को भी आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। बात समझ में आती है? हाँ सर, अब समझ में आया कि हमने फाइनल फाइल 15 तारीख को बना ली थी, बट 16 तारीख को मैटर हमारे नॉलेज में आया। तो एक बार जो फाइल बन जाती है उसमें आप कुछ डिलीट डिस्कार्ड नहीं कर सकते, बट एडिशन कर सकते हो। तो आपकी फाइनल फाइल में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये चेंज किस तारीख को हुआ था, ये चेंज किसने किया था, ये चेंज प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ, किसने इसको रिव्यू किया था, ये सारी बातें भी आपको डॉक्यूमेंट करनी होंगी। अब आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ मैटर्स हैं जिन पे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट SA 230 हमको बताता है। देखिए बच्चे, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिस्कशन, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद मैनेजमेंट एंड अदर्स। अदर्स में मैनेजमेंट आ सकता है, और एंटिटी के पर्सनल आ सकते हैं, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, TCWG के साथ डिस्कस किया, या एंटिटी का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इंक्लूडिंग क्या क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी है? नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस, किस मैटर पे आपने किया था डिस्कशन, डिस्कशन कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, और डिस्कशन करके जो कंक्लूजन आया वो आपके फाइनल ऑडिट कंक्लूजन के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर इनकंसिस्टेंसी थी कोई तो कैसे इसको एड्रेस किया था आपने अपनी ऑडिट में। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट with the auditor's final conclusion regarding a significant matter, the auditor shall document how he addressed the inconsistency. Documentation of a departure from a relevant requirement in a SA. अगर SA की रिक्वायरमेंट से आप डिपार्चर लेते हो तो डिपार्चर करने का रीजन क्या था, और डिपार्चर करने पर आपने कौन कौन से ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर को आपने परफॉर्म किया था। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इफ इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ये सिचुएशन बहुत रेयर होगी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद जनरली आप कोई प्रोसेस तो परफॉर्म नहीं कर रहे ना जो मैटर आपकी नॉलेज में आएगा, तो एक्सेप्शनली या रेयर सर्कमस्टांस होंगी। तो इफ इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर परफॉर्म्स न्यू और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर और ड्रॉ न्यू कंक्लूजन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, the auditor shall document circumstances encountered, new or additional audit procedures performed, audit evidence obtained, conclusion reached, and the effect on auditor's report, and when and by whom changes to audit documentation were made and reviewed. Audit documentation में change कब हुआ, ये change किसने किया, और जो चेंज होना चाहिए था वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ, किसने इसको रिव्यू किया, ये सारी बातें अल्टीमेटली आपको डॉक्यूमेंट करनी होंगी। तो या तो इनमें से किसी भी मैटर पे MCQ बन सकता है, या व्हाट आर दी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एज पर SA 230, ये तीनों के तीनों आपसे कवर करवा सकता है। क्लियर है टॉपिक? हाँ सर क्लियर है। नाउ असेंबल ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, एग्जाम में क्वेश्चन MCQ या करेक्ट और इनकरेक्ट ये पॉसिबल होगा। असेंबल ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, ये क्या होता है देखिए, जब मैं क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करता हूं, ऑडिट करते हुए बहुत सारे पेपर्स मुझे मिलते जा रहे थे, और मैं उन पेपर्स को अपनी एक फाइल के अंदर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करता हुआ जा रहा था।
इतनी बात समझ में आती है? हाँ, बेसिक सी बात है। मैं काम कर रहा हूं, पेपर्स मिल रहे हैं, वर्किंग पेपर्स आ रहे हैं और उनको प्रॉपरली मैं डॉक्यूमेंट करता हुआ जा रहा हूं। अब मुझे ना यह देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे वर्किंग पेपर्स हैं जो मुझे लॉन्ग टाइम तक अपने साथ रखने हैं। सर, लॉन्ग टाइम तक साथ रखने का मतलब एसक्यूसी 1 आपसे यह कहता है कि किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन को आप कम से कम 7 साल के लिए रिटेन करेंगे। यह रिक्वायरमेंट एसक्यूसी 1 से है। 7 साल की टाइमिंग मैक्सिमम बच्चों को पता होती है, बट वो सोचता है टाइमिंग एसए 230 से आ रही है। टाइमिंग 230 से नहीं है, टाइमिंग एसक्यूसी 1 से होती है। एसक्यूसी 1 कहता है कि कोई भी एक एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की डेट से 7 साल तक कम से कम आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करना होता है, संभाल कर रखना होता है, प्रिजर्व करना होता है। अब ये देखिए कि मैं जब क्लाइंट के यहां पर काम कर रहा हूं, तो क्लाइंट के यहां पर काम करते हुए मुझे बहुत सारे पेपर्स मिलते जा रहे हैं, मैं फाइल में लगाता जा रहा हूं, मिलते जा रहे हैं, लगाता जा रहा हूं, और अल्टीमेटली चलिए आज 12 तारीख को 12 जुलाई 2022 12 जुलाई 2022 को मैंने क्या करा, ऑडिट रिपोर्ट साइन करी। ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड, ठीक है। और यहां से 7 साल तक आपको इस एंगेजमेंट के वर्किंग पेपर को संभाल कर रखना होगा। लेकिन एक बात यह है कि ऑडिट करते हुए तो बहुत सारे पेपर्स आते जा रहे थे, सबको मैं इकट्ठा करता चला गया, तो क्या इन सबको अल्टीमेटली मैं 7 साल तक संभाल कर रखूंगा? बोले नहीं। आपने जो ऑडिट में टाइमली मैनर में जो आपने डॉक्यूमेंटेशन को बनाया था, तो एक काम करिए, आप अपनी फाइनल ऑडिट फाइल तैयार करिए। फाइनल ऑडिट फाइल का मतलब अल्टीमेटली वो पेपर जो आप 7 साल के लिए रिटेन करने के लिए जा रहे हो। और फाइनल ऑडिट फाइल को कंपाइल करने का, असेंबल करने का जो टाइम लिमिट आपको दी गई है वो 12 जुलाई 2022 से 60 दिनों का टाइम आपको दिया गया है। यानी ये तो है आपकी ऑडिट फाइल, जो आप काम करते हुए अपनी एक फाइल मेंटेन कर रहे थे जिसमें आप सारे वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंट कर रहे थे, वो थी आपकी एक ऑडिट फाइल। लेकिन अब आपको इस ऑडिट फाइल से तैयार करनी है अपनी फाइनल ऑडिट फाइल। फाइनल ऑडिट फाइल से मेरा मतलब यहां पर होगा कि इसमें मेरे को वो डॉक्यूमेंट करना है जो आपके परमानेंट रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा, जिसको अल्टीमेटली आपको 7 साल के लिए जिसको आपको डॉक्यूमेंट करते हुए चलना होगा, यानी कि उसको रिटेन करते हुए आपको चलना होगा। तो 7 साल तक मुझे कौन से पेपर संभाल कर रखने होंगे, इस बात का डिसीजन जैसे जैसे आपको पेपर मिल रहे होंगे उस टाइम पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे। वो तो मैंने एक फाइल बना ली, फाइल बन गई है, काम कर रहा हूं, पेपर्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट होते हुए चल रहे हैं। अब अल्टीमेटली 12 तारीख को मैंने रिपोर्ट साइन कर दी। अब मैं देखता हूं कि ठीक है, अब मुझे इसमें से अपनी एक फाइनल फाइल को तैयार करना है, यानी कौन कौन से वो पेपर हैं जो मुझे 7 साल के लिए संभाल कर रखने होंगे। तो मैंने उस फाइल को अब देखना शुरू किया और उसमें से जो दिखाई दिया ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेकार सा है, बस मांग तो लिया था बट इसको परमानेंटली अपने पास रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, निकाला यहां से, बोले ठीक है इसको पेपर को ड्रॉप कर दीजिए, ये पेपर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये काम आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के 60 दिनों के अंदर कर लेना है, 60 दिनों के अंदर। और ये 60 दिनों की भी टाइमिंग बच्चे कहां से आती है? ये 60 दिनों की टाइमिंग भी आपकी एसक्यूसी 1 से आती है, एसक्यूसी 1 से। तो आपने 60 दिनों के अंदर अपनी फाइनल ऑडिट फाइल को कंपाइल कर लेना है। और जो आपकी फाइनल फाइल कंपाइल हुई है वो फाइल अब आपको 7 साल के लिए रिटेन करनी होगी। और चाहे वो 60 दिन की टाइमिंग हो या वो 7 साल की टाइमिंग हो, दोनों ही टाइमिंग आपकी स्टार्ट काउंटिंग कहां से होगी? वो 12 जुलाई 2022 से होगी, 12 जुलाई 2022 से। एक बार जब अब फाइनल ऑडिट फाइल कंपाइल हो जाती है ना, तो हर एक पेपर के ऊपर सीरियल नंबर डाल दिया जाता है और फाइल के ऊपर भी मेंशन किया जाता है इस फाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, और हर एक पेज नंबर पर एक सीरियल नंबर डला हुआ होता है। अब खुद सोचिए, जैसे जैसे आप काम कर रहे थे, जो पेपर आ रहे थे, क्या उस टाइम पर हैंड टू हैंड आपको सीरियल नंबर डालते हुए चल रहे थे? नहीं। काम करते हुए नो डाउट आपने एक फाइल तो बनाई है, लेकिन यह फाइल अभी मेरी फाइनल ऑडिट फाइल नहीं है। फाइनल ऑडिट फाइल को असेंबल करने का, कंपाइल करने का जो टाइम आपको दिया गया है वो टाइम 230 में नहीं है, वो टाइम आपका एसक्यूसी 1 से है। और ये टाइमिंग आपके सारे एंगेजमेंट के लिए रहेगी, ये नहीं कि केवल ऑडिट के लिए रहेगा। एसक्यूसी जो एप्लीकेबल होता है वो सारे के सारे एंगेजमेंट के लिए ऊपर एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंगली 60 दिनों के अंदर आपको अपनी फाइनल ऑडिट फाइल को कंपाइल कर लेना है। एक बार जब फाइनल ऑडिट फाइल आपने बना ली तो किसी भी तरीके का वर्किंग पेपर आप यहां से डिलीट
या डिस्कार्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसको एडिशन, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, उसमें एडिशन करना चाहते हो, वो करना आपको अलाउ होगा। और उसी का एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे हम कि अगर कोई मैटर आपकी नॉलेज में रिपोर्ट साइन करने के बाद आता है, तो आप सोचिए फाइनल ऑडिट फाइल कंपाइल कर ली और कोई मैटर आपकी नॉलेज में आ गया, तो क्या फाइनल फाइल में चेंजेस हुए या नहीं हुए? तो ये चेंज कब हुआ, ये चेंज किसने किया, और चेंज प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ, किसने इसको रिव्यू किया, ये सारी बातें फिर आपको डॉक्यूमेंट करनी होती हैं। तो ये है फाइनल ऑडिट फाइल। तो फाइनल ऑडिट फाइल आपको असेंबल करनी है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के 60 दिनों के अंदर। एक बार जब फाइल आपकी कंपाइल हो गई, असेंबल हो गई, तो किसी भी तरीके का वर्किंग पेपर आप यहां से डिलीट या डिस्कार्ड नहीं कर सकते। चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस करना पॉसिबल है, लेकिन उसका रीजन भी आपको डॉक्यूमेंट करना होगा कि क्यों आपने इस चीज को चेंज किया। यानी कि एडिशन, चेंजेस का मतलब यहां पे मेरा क्या होगा, एडिशन से होगा कि एडिशन पॉसिबल है, लेकिन रीजन वगैरह प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपकी फाइनल फाइल कंपाइल हुई है, ये ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से 7 साल तक कम से कम आपको रिटेन करनी होगी। एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर एमसीक्यू या करेक्ट और इनकरेक्ट का ही पॉसिबल होगा। द ऑडिटर शैल असेंबल the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of auditor's report. SQC1 requires firm to establish policies and procedures for a timely completion of assembly of final audit file. An appropriate time limit within which to complete the assembly of final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of auditor's report. 60 दिनों के अंदर फाइनल ऑडिट फाइल आपको कंपाइल कर लेनी है। आफ्टर द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, the auditor shall not delete or discard audit documentation of any nature before the end of its retention period. Retention period कितना अभी आने वाला है, 7 साल। However, addition can be made. The retention period of audit engagement ordinarily is not shorter than 7 years from the date of auditor's report. रिपोर्ट साइन करने से कम 7 साल तक आपको अपने वर्किंग पेपर्स को रिटेन करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, संभाल के आपको रखना होगा। इतना क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब देखिए फाइनल ऑडिट फाइल जो आपके पास है, तो क्लाइंट ने कहा कि एक काम करो ऑडिटर, ये फाइल घर पे लेके नहीं जाओगे, अपने ऑफिस छोड़ दो, क्योंकि क्लाइंट आपकी इस फाइल के अंदर बेसिकली हमारी तो इंफॉर्मेशन है, तो अब अपनी इंफॉर्मेशन ऐसे ही किसी के हाथों में क्यों जाने दें, तो आपको तो वर्किंग पेपर हमें सबमिट करने पड़ेंगे। तो अब बात यह है कि जो मेरे पास क्लाइंट के यहां पर मैंने ऑडिट करी, तो मेरे वर्किंग पेपर में क्या होगा, क्लाइंट की ही इंफॉर्मेशन होगी, और क्लाइंट मुझसे कह रहा है कि नहीं आप ये वर्किंग पेपर साथ में लेके नहीं जाएंगे, या फिर वो मुझसे कह रहा है कि एक वर्किंग पेपर की कॉपी आपको हमको भी देनी पड़ेगी, ये क्लाइंट की वर्डिंग है। तो अब बात यह है कि इन वर्किंग पेपर का ऑनर कौन, इन वर्किंग पेपर्स का ऑनर कौन है, तो ये वाली बात भी क्लियर कट कह दी गई है, ऑडिटर इज द ऑनर ऑफ वर्किंग पेपर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऑनर, ऑडिट वर्किंग पेपर्स का ऑनर कौन होगा, वो ऑडिटर ही होगा। सर क्लाइंट अगर मुझसे मेरे वर्किंग पेपर की फोटोकॉपीज, कोई एक्सट्रैक्ट पार्ट की डिमांड करता है, तो क्या मैं बिल्कुल बाउंड हूं उनको ऑब्लाइज करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं हूं। आप चाहे तो उनको मना कर सकते हो, सॉरी सर मैं आपके साथ अपने वर्किंग पेपर शेयर नहीं करूंगा। बट सर अगर मैं करना चाहूं शेयर तो कर सकता हूं क्या? हाँ, अगर आप करना चाहते हो, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है, और रिक्वेस्ट करी है तो ठीक है, आप अपने एंड पर क्लाइंट की रिक्वेस्ट मान सकते हो और अकॉर्डिंगली उनको फोटोकॉपीज ऑफ योर वर्किंग पेपर्स प्रोवाइड कर सकते हो, बट करना ही पड़ेगा। एज सच आपके ऊपर कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप अपने वर्किंग पेपर के ऑनर होते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्किंग पेपर जहां चाहे जिसको चाहे आपने ऐसे ही शो कर दिए। अब मैं क्लास जो ले रहा हूं आपकी, सपोज कि अगर मैंने यहीं पे स्क्रीन पर अपने किसी क्लाइंट के वर्किंग पेपर्स को पूरी उसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ अगर मैंने स्क्रीन पे यहां पे शो कर दिया, तो क्या ये मेरे लेवल पे एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब आप कहो सर ये तो मैं तो उसका ऑनर हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी का कुछ भी करूं। बोले भाई प्रॉपर्टी आपकी है, बट इस प्रॉपर्टी के अंदर इंफॉर्मेशन तो आपके क्लाइंट की है ना, तो आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ऐसे ही किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ कुछ एक्सेप्शन है, जब क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आप किसी और के साथ शेयर करके आ सकते हो। वो एक्सेप्शन कौन सी? अगर क्लाइंट ने परमिशन दी है तो शेयर कर लीजिए,
या आपके ऊपर लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी आती है किसी मैटर को डिस्क्लोज करने की, तो आप बच्चे ऐसा काम कर सकते हो। अदरवाइज बिना इन किसी एक्सेप्शन के क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर कर डाली तो आपके लेवल पे एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाएगा, आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा सोच समझ कर रिप्लाई करना। रिप्लाई क्या करेंगे, अपने मन में रिप्लाई निकाल लेना। मैं एक कंपनी का ब्रांच ऑडिटर हूं, कंपनी की एक ब्रांच की ऑडिट कर रहा हूं और ओवरऑल कंपनी में रिपोर्टिंग कोई और कर रहा है। जो ओवरऑल कंपनी पर रिपोर्ट कर रहा है उसको बोलता है प्रिंसिपल ऑडिटर, और मैं हूं एक अनदर ऑडिटर, या चलो कह सकते हो ब्रांच ऑडिटर। तो अगर प्रिंसिपल ऑडिटर मुझसे मेरे वर्किंग पेपर की कॉपीज मांगता है तो क्या मैं बाउंड हूं? मुझे प्रिंसिपल ऑडिटर को ऑब्लाइज करना पड़ेगा, मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। क्या लगता है, प्रिंसिपल ऑडिटर मेरी रिपोर्ट के बेस पर ओवरऑल कंपनी पर रिपोर्ट करेगा फाइनल, और मैं अपनी रिपोर्ट की कॉपी उसको भी देता हूं। तो अब ये बताइए कि अगर प्रिंसिपल ऑडिटर कंपोनेंट के ऑडिटर से, ब्रांच ऑडिटर से उसके वर्किंग पेपर्स की कॉपीज डिमांड करता है, तो क्या प्रिंसिपल ऑडिटर की ऐसी डिमांड आने पर जो ब्रांच ऑडिटर है वो बाउंड है उसको ऑब्लाइज करने के लिए? देन आंसर इज नो। जिस तरह से प्रिंसिपल ऑडिटर आप अपने वर्किंग पेपर के ऑनर हो ना, उस तरह से मैं भी अपने वर्किंग पेपर का ऑनर हूं। वो मेरी मर्जी होगी कि मैं वर्किंग पेपर की कॉपीज आपके साथ शेयर करूं या ना करूं। अगर मैं नहीं करना चाहता तो आप मुझे बाउंड नहीं कर सकते ऐसा करने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑडिटर की ओर से ऐसी कोई डिमांड आने पर अनदर ऑडिटर, जो ब्रांच ऑडिटर है, वो बिल्कुल मना कर सकता है, बिकॉज वो भी अपने वर्किंग पेपर का ऑनर होता है। तो ऑनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, SQC1 provides that unless otherwise specified by law or regulation, audit documentation is the property of auditor. He may at his discretion, that is marji, he may at his discretion make portion of or extract from audit documentation available to the client. अपनी मर्जी से कॉपी देना चाहे तो दे सकता है, बट देना ही पड़ेगा, एज सच उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। तो बच्चे यहां पर तो हमारा SA 230 खत्म हो जाता है, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल के अंदर एक टॉपिक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। एग्जाम में 4 नंबर का लगा हुआ है, तो उस टॉपिक को भी हम यहां पे कवर कर रहे हैं ताकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को लेकर सारी बातें एक ही इस लेक्चर के अंदर हमारी कवर हो जाए। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम SA 230 का पार्ट नहीं है, पर स्टडी मटेरियल में एक टॉपिक अलग से दिया हुआ है, तो उसको भी मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम? ये आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की भी समरी है। ये आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी है। किस बात को लेकर? सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेकर। पूरी ऑडिट में काम करते हुए जो भी आपके पास सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, जो आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किए होंगे, दोस्त चार विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस किए होंगे, या किसी और के भी साथ आपने डिस्कस किए हो, तो ऑडिट में कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स आए थे और कैसे आपने उन मैटर को एड्रेस किया था, ये सारी बातों की एक समरी, सारी बातों की एक समरी मैं अपने एक पेपर पे, यानी कि एक इस बात की एक समरी आप ड्राफ्ट कर लेते हो, और उस समरी को टेक्निकली नाम दिया जाता है कंप्लीशन मेमोरेंडम। द ऑडिटर में कंसीडर इट हेल्पफुल, जो वर्ड यूज करा है में, यानी कि ये बनाना आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन जनरली जो लार्ज एंटिटीज की मैं ऑडिट करता हूं या कॉम्प्लेक्स नेचर की जो मैं ऑडिट करता हूं, प्रैक्टिकली बात करें तो वहां पर ऐसे कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी बनाई जाती है। द ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन, बनाना और रखना, प्रिपेयर एंड रिटेन एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी नोन एज कंप्लीशन मेमोरेंडम। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम भी क्या आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा? वो ये कहीं ना कहीं एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी है, लेकिन ये आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट बनेगा। द ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी नोन एज कंप्लीशन मेमोरेंडम दैट डिस्क्राइब क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, और कैसे आपने इनको एड्रेस किया था। सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, और कैसे बच्चे आपने इसको एड्रेस किया था। एक सेकेंड। Such a summary may facilitate effective
and efficient review and inspection of audit documentation, particularly for large and complex audit. जब आप अल्टीमेटली अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू कर रहे होते हो, इंस्पेक्शन कर रहे होते हो, तो ऐसी समरी कहीं ना कहीं आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिव्यू को, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के इंस्पेक्शन को और ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बना देता है। सर ऐसा क्यों? तो ये देखो कि मुझे ये देखना है कि मैंने पूरे ऑडिट में कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स पर मैनेजमेंट के साथ, दोषचार विद गवर्नेंस के साथ मैंने डिस्कशन किया था, उनको मैंने कैसे एड्रेस किया था। कहने को सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन अगर मैंने इनकी भी एक समरी बना रखी होगी तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का इंस्पेक्शन और कहीं ज्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव निकल के आएगा। और ये कब ज्यादा एफिशिएंट, कब ज्यादा इफेक्टिव होगा? जब आपका डॉक्यूमेंटेशन बेटा बहुत डिटेल में चला जाता है ना, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंट बहुत हाई चला जाता है, उस केस में ऐसे समरी को इंस्पेक्शन करना, इस समरी को रिव्यू करना से कहीं ना कहीं जो मैंने पूरे ऑडिट के अंदर जिन जिन मैटर्स पे, सिग्निफिकेंट मैटर पर मैनेजमेंट के साथ, दोषचार विद गवर्नेंस के साथ डिस्कशन किया हुआ था, वो जल्दी मुझे रिकॉल हो पाएगा अगर मैं समरी को देखता हूं। कुल मिलाकर देखो ना, एग्जाम से पहले लास्ट मोमेंट पर आप क्या ट्राई करते हो, एक जल्दी से गो थ्रू कर लो। वो कहने के क्या है कि आपके जो इंस्पेक्शन है, जो भी रिव्यू है, उसको और ज्यादा इफेक्टिव बना लेता है अगर मेरे पास इस तरह की समरी हुई। और ये जनरली कब ज्यादा इफेक्टिव होगी, कब ज्यादा एफिशिएंट होगी? जब आप लार्ज एंटिटीज में ऑडिट करते हो। तो सच अ समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, particularly for large and complex audit. Further, the preparation of such a summary may assist ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि यहां सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर ही हम ऐसी कंप्लीशन मेमोरेंडम को तैयार करते हैं। इस पॉइंट को जरा रीड करना, ये जनरली बच्चा इतनी आसानी से कैच नहीं कर पाता। इट में ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देयर इज एनी इंडिविजुअल रेलिवेंट एसए ऑब्जेक्टिव that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objective of the auditor। ये बताइए कि जब आप लास्ट मोमेंट पर, जब पेपर की कॉपी आप सबमिट करने के लिए जा रहे होते हो, लास्ट मोमेंट पे एक बार गो थ्रू कर रहे होते हो, किस लिए? कहीं कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, कहीं कोई टॉपिक रह तो नहीं गया जिसकी वजह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल ना कर पाए, कहीं कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, कहीं कोई आंसर अटेम्प्ट करने से रह तो नहीं गया। अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पेपर को क्लियर करने का, वो डिफीट हो सकता है। तो अल्टीमेटली जो आप लास्ट मोमेंट पे एक बार फटाफट से रिव्यू कर रहे होते हो ना, वो रिव्यू आप इसलिए कर रहे हो कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव रुक जाए। इसलिए यहां पर हमने भी क्या करा हुआ है, अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की हमने समरी बना ली है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की हमने समरी बना रही है ये देखने के लिए कहीं किसी एसए की किसी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट को हमने मिस तो नहीं कर दिया, जिससे कि अदरवाइज क्या हो सकता है कि मेरा जो ऑडिट का एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है शायद मैं वहां तक ना पहुंच पाऊं। तो ऐसा ना हो, ये काम गलती से भी ना हो कि किसी एसए की रिक्वायरमेंट आप मिस कर जाए। अच्छा रहेगा जब आप चीजें डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे ना, तो अल्टीमेटली फाइनल मार्क, अल्टीमेटली लास्ट में आके एक छोटा सा काम और कर लीजिए, कंप्लीशन मेमोरेंडम तैयार कर लीजिए। कंप्लीशन मेमोरेंडम को गो थ्रू करके मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ एसएस की रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ। इनकेस अगर कोई नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस का मतलब कि मैंने रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया है, वो मेरी नॉलेज में आ जाएगा। इट में ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर, इट का मतलब क्या है यहां पर, कंप्लीशन मेमोरेंडम में ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसीडर, ये देखना whether there is any individual SA objective, क्या कोई किसी SA का ऑब्जेक्टिव ऑडिटर कैन नॉट अचीव, उसने अचीव नहीं किया है, that would prevent the auditor, जो ऑडिटर को बचाएगा from achieving the overall objective of auditor। तो अल्टीमेटली क्या चीज निकल के आ रही है कि जो डॉक्यूमेंटेशन की आपकी समरी है उसको बनाने से एक फायदा मुझे यह मिल रहा है कि मुझे यह मालूम चल जाएगा कि ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी एसए की रिक्वायरमेंट को मिस कर रखा है, अदरवाइज मैं अपने ऑडिट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो इस समरी को गो थ्रू करके ये चीजें आपको फायदा दिला देती हैं। बच्चे उम्मीद कर रहा हूं कि 230 पूरी तरीके से आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।